नमस्कार मित्रों, यूपीएससी 2025 के लिए मेरा इकोनॉमी का प्रीलिम्स कोर्स 15 अगस्त से शुरू हो गया है। गुरु शुक्र शनि रवि रात को 9 बजे लाइव क्लासेस होती हैं। एनसीईआरटी से लेकर एडवांस थियरी से करंट पीवाईक्यू मॉक सब कुछ हम कर रहे हैं। इसका पहला लेक्चर मैं यूट्यूब पर फ्री में अपलोड कर रहा हूँ ताकि नए विद्यार्थियों को विश्वास रहे कि यहाँ पर अनअकैडमी में सिर्फ हार्डकोर पढ़ाई होती है, शेरो शायरी दुनियादारी और टाइम पास की बातें नहीं होती। तो ये पहला लेक्चर आप फ्री में देख सकते हैं और इसका पावर पॉइंट और हैंड आउट दोनों ही आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। देखिए, एक एग्जाम साइकिल में मैं यूजुअली 4 बार कोर्स लॉन्च करता हूँ। 15 अगस्त से प्रीलिम का पढ़ना चालू किया है, 3 अक्टूबर से मेंस का इकोनॉमी पढ़ेंगे, फिर अगले साल फरवरी में फिर से प्रीलिम का कोर्स और अगले साल जून में फिर से मेंस का कोर्स। तो 2025 की जो एग्जाम साइकिल उसके लिए मैं 4 बार कोर्स लॉन्च करूँगा। हालांकि आप अभी ज्वाइन कर ले तो बेहतर होगा क्योंकि इसके बाद फरवरी में कोर्स आएगा, अपन मई महीने में तो एग्ज़ाम है, तो आपको रिविजन का टाइम कम मिलेगा। और ये अनअकैडमी का फ्रीडम ऑफर जिसके तहत ना सिर्फ इकोनॉमी बट बाकी सारे सब्जेक्ट जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, सीसेट, प्रीलिम्स, मेंस, ये सब कुछ आप टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं विथ एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 24,999। और उसके अंदर आंसर राइटिंग भी शामिल है। आप अलग अलग बैचेस, चाहे प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश, बाइलिंगुअल के अलग अलग टीचर्स हैं, आप इधर उधर स्विच भी कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप पूरा लेक्चर देखिए और उसका हैंड आउट पावर पॉइंट लिंक में से डाउनलोड करिए। लेट्स क्रैक इट। कल रात हमने देखा था मनी, सबसे पहले बार्टर सिस्टम थी और उसके बाद आया मनी सिस्टम। मनी सिस्टम के अंदर मनी के 2 प्राइमरी फंक्शन है, मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके चलते 3 सेकेंडरी फंक्शन है, स्टोर करता है वैल्यू को, ट्रांसफर करता है, ईएमआई हफ्ते में डिफर्ड पेमेंट के रूप में आप शॉपिंग कर सकते हैं। और इन प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन के चलते कुछ और नए भी काम होते हैं जिसको कंटिजेंट या प्रासंगिक कार्य कहते हैं। कि पूरा ये शेयर मार्केट चलता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड लेबर कैपिटल को मोबिलाइज कर सकते हैं, और फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम मतलब गरीब कल्याण के लिए अमीरों से ज्यादा टैक्स लेके गरीब कल्याण में इस्तेमाल करो, वेलफेयर के काम करो, ये सब हो सकता है। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव स्टडीड यस्टरडे। अब आज टॉपिक आता है कि पहले वानर था फिर इंसान बना, उसी तरह पैसों का भी एवोल्यूशन हुआ। कि बार्टर सिस्टम में लिमिटेशन थी तो डे वन से कोई करेंसी नोट और बिटकॉइन नहीं आ गया था, धीरे धीरे पैसों का उद्भव हुआ। कभी मेटल मनी था, कभी पेपर था, कभी प्लास्टिक मनी था, कभी अभी डिजिटल मनी हो गया है। सो वन बाय वन वी विल सी दिस एवोल्यूशन स्टेजेस। ये मैक्सिको और सेंट्रल और साउथ अमेरिका के अंदर प्राचीन समय में एज़टेक लोग रहते थे। इनके पास पेपर करेंसी और कॉइन्स नहीं थे, तो इन्होंने क्या, वहां पर कोको बीन्स मतलब चॉकलेट बनाने के जो बीन्स होते हैं, बीज होते हैं, उसी को अपनी वो करेंसी मानते थे। कि मान लीजिए ये 10 ग्राम कोको बीन मतलब 1 बॉटल वाटर, 20 ग्राम कोको बीन मतलब 1 टी शर्ट, और जो भी है 90 ग्राम कोको बीन तो उससे एक फर्नीचर का जो भी चेयर कुर्सी स्टूल आ जाए। तो उनके लिए कोको बीन ही उनकी करेंसी थी। अब आप समझो कि कोको बीन है, उससे आप दूध खरीदो तो आप करेंसी के रूप में एक प्रकार से यूज कर रहे हो, क्योंकि आप हर एक चीज का वैल्यू कोको बीन में एक्सप्रेस कर रहे हो। कि चाहे मिल्क हो, क्लोथ्स हो, एवरीथिंग यू मेजर इन टर्म्स ऑफ कोको बीन्स, सो यू कैन यूज इट एज करेंसी, करेक्ट। और अगर आपकी इच्छा हो गई तो इसी कोको बीन को उबलाओ, गर्म करो, उसका जो भी चॉकलेट सिरप बना के आप खा भी सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो यूज इट एज अ कमोडिटी। तो वस्तु के रूप में भी इस्तेमाल करो, करेंसी के रूप में भी इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी है। इट इज पॉसिबल क्योंकि इसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसका अंतर्भूत मूल्य क्या है कि इसको आप खा सकते हैं, यू कैन ईट इट और यू कैन ड्रिंक इट, वो उसकी वैल्यू है बस। तो उनके लिए यही करेंसी था, कोको बीन उनकी करेंसी थी। आपका ये तो बेस्ट है, आम के आम गुटलियों के दाम। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, ऐसे जो कोको बीन को आप करेंसी मान लोगे तो ये पेरिशेबल है, नाश प्राय है, इसमें फंगस लग जाएगी, मॉइस्चर के चलते, नमी के चलते खराब हो जाएगा बारिश की सीजन में। तो आप अपनी वेल्थ को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि खराब हो जाएगा अलग अलग टाइम पे। खैर, तो ऐसी जब कोई कमोडिटी यानी वस्तु को ही हम पैसे के रूप में इस्तेमाल करें तो उसे कहते हैं कमोडिटी मनी। तो स्टेज 1 में जो मनी का एवोल्यूशन उत्क्रांति हुआ उसमें फर्स्ट स्टेज क्या था, कमोडिटी मनी। उसके बाद आता है, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल अलग अलग देशों में हम पाते हैं कि इंडो पैसिफिक जो भी कोस्टल एरिया थे वहां लोग शंख को, कावरिस को ही अपनी करेंसी मानते कि 10 ग्राम कावरी से 1 दूध का बोतल, 1 टी शर्ट वगैरह वगैरह। लेकिन ये सबसे नेगेटिव चीजें क्या है, इट डज नॉट प्रमोट डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन में मदद नहीं करता। आज की तारीख में कोई आईआईटी की परीक्षा दे रहा है, कोई नीट की परीक्षा दे रहा है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, लेकिन अगर भारत देश की करेंसी अगर ऐसे शंख ही होते
इफ कावरीज वेयर अवर करेंसी तो क्या हो जाए, फिर तो लोग काम धंधा छोड़ के बस कि ये समंदर किनारे चलते हैं ना और इसको जमा करते हैं। और उसमें भी अगर टाइड यानी जवार आ जाए, इफ देर इज टू मच वाटर फ्लो इन द कोस्टल एरिया, तो हो सकता है और ज्यादा ऐसे शंख आ जाएंगे, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि वैल्यू किस चीज की होती है, जिसकी शॉर्टेज होती। तो ऐसी कमोडिटी मनी अलग अलग जगह पर थी। उसी तरह फिजी में वेल मछली के दांतों को वो करेंसी के रूप में यूज करते थे। पर इसकी लिमिटेशन क्या होगी, बाहर वाले लोगों को वेल मछली के दांत की इतनी वैल्यू नहीं होगी, तो इंटरनेशनल ट्रेड में ये मजा नहीं आएगा इसमें। ये करते करते अल्टीमेटली लोगों ने सोने के टुकड़े मतलब क्रूड गोल्ड नगेट्स, इसको करेंसी के रूप में इस्तेमाल करना चालू किया कि ये छोटा कण है इसे एक घोड़ा, ये जो बड़ा कण है इसे एक हाथी। सो दे स्टार्टेड यूजिंग गोल्ड नगेट्स, बट देर आर प्रॉब्लम्स हियर। एक तो ये शेप में यूनिफॉर्म एक समान नहीं है, इसमें प्योरिटी का कोई गारंटी नहीं है। तो फिर क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि इसको पिघलाओ और उसको स्टैंप मारो उस पर कि ये राजा का सिक्का है। सो यू मिंट देम एंड स्टैम्प देम। ऐसा करने से ये जो कमोडिटी मनी था, जिसमें ऐसी वस्तुओं को ही हम करेंसी मान रहे थे, वो नेक्स्ट स्टेज में मेटालिक मनी बन जाता है। शुरू शुरू में ये सब ट्रेडर्स और किंग ऐसे टुकड़े इस्तेमाल करते थे, फिर उन्होंने क्या किया, उन पे अपना स्टैंप लगा दिया, प्रॉपर साइज और शेप में डिसाइड किया। सो देन इट बिकेम मेटालिक मनी। अब जो मेटालिक मनी है उसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या, उसका अपना कुछ मूल्य वजूद या कीमत है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेटल के कॉइन है तो आप उससे हाथी घोड़ा खरीद सकते हो, हाँ। नहीं मजा आ रहा है तो उसको मेल्ट करो, पिघलाओ, उससे आप ज्वेलरी बना सकते हो। कंप्यूटर मदरबोर्ड के अंदर भी उसका यूज है। सो इट हैज सच ऑल्टरनेट यूजेस, इसलिए हम कहते हैं मेटल कॉइन हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका अंतर्भूत मूल्य है। पेपर करेंसी का कोई अंतर्भूत मूल्य नहीं। अगर मैं कहूँ ये $100 है, ऑफकोर्स उससे आपको जो भी मोबाइल या कुछ टीवी फ्रिज खरीदना है आप यूज करो, लेकिन उसका ऑल्टरनेट यूज क्या है? क्या इसके अगर ऊपर आप कुछ अपना यूपीएससी के नोट्स लिख सकते हैं, इसको डायरी के रूप में यूज कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये कोरा कागज तो है नहीं। सो इट डज नॉट हैव एनी अंतर्भूत मूल्य, इट डज नॉट हैव, पेपर करेंसी डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। एनीवे, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द मेटल मनी। अब देखिए, मेटालिक मनी में अलग अलग राजाओं ने इश्यू किए, गुप्ता कॉइन्स, कुषाण कॉइन, ये फला ढिमका। हिस्ट्री के अंदर आप वो पढ़ लेना। हिस्ट्री आर्ट कल्चर के जो लेक्चर अन अकेडमी पे प्रतीक सर, आरती मैम, अनुज सर वगैरह टीचर्स चलाते हैं, आपको जो ठीक लगे आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको उसके नोट्स पावर पॉइंट भी होंगे। उसके अलावा आपको खुद से देखना है तमिलनाडु की हिस्ट्री बुक्स क्लास 11 की, नितिन सिंघानिया वगैरह, आपकी मर्जी है जहाँ से भी तैयार करना हो आप कर लेना। सो द ये राजा का ये कॉइन था वगैरह, हिस्ट्री आप देख लेना। मेटल कॉइन के अंदर एक फायदा है, उसे समझने से पहले एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ज्यादा महंगाई। सपोज अमेरिका में एक मैंगो हो और $1 हो, तो सप्लाई डिमांड के हिसाब से क्या होना चाहिए वैल्यू? एक मैंगो का वैल्यू होना चाहिए $1। लेकिन फिर वहां पर इलेक्शन आ रहे हो और इलेक्शन में वो योजना चलो, रिचर्ड निक्सन गरीब कल्याण योजना, कि सब गरीबों को ये डॉलर के नोट्स छाप के दे दो सूटकेस में, तो गरीबी सॉल्व हो जाएगी, वो सब मौज करेंगे। बट इज दैट प्रैक्टिकल? उसमें तकलीफ हो जाएगी कि लोगों के पास पहले $1 था, अभी हो गए $5 अंडर रिचर्ड निक्सन गरीब कल्याण योजना, सूटकेस योजना। पर मार्केट में मैंगो तो एक ही है ना, तो फिर भाव क्या हो गए? एक आदमी कहेगा मैं $1 देता हूँ, दूसरा कहेगा मैं $5 देता हूँ, तो मैंगो का प्राइस बढ़ जाएगा, जो $1 में मिलता था $5 में मिलेगा। तो यानी उसका परचेजिंग पावर, खरीद शक्ति बढ़ेगी नहीं, वो तो कम होने लगेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ना चालू हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा महंगाई। इसके बारे में हम लोग पिलर 4 में समझेंगे, अभी हम लोग फर्स्ट पिलर में। सफिशिएंट टू नो कि करेंसी नोट में ऐसा डेंजर हो सकता है कि दे दनादन नोट छाप दिए तो महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन मेटल कॉइन्स में ये तकलीफ थोड़ी कम है, क्योंकि आप समझो, अगर रिचर्ड निक्सन गरीब कल्याण नोट छाप के सूटकेस में दे दो, योजना चलानी है, पर मेटल कॉइन बना के देने, तो मेटल का तो सप्लाई फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो एक हद से ज्यादा वो मेटल के कॉइन बना नहीं सकता, इसलिए ऑटोमेटिकली क्या ये सब कंट्रोल में रहेगा। सो हाइपर इन्फ्लेशन थ्रू ओवर प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी नोट्स, इट इज डिफिकल्ट इन गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि सोने के अंदर आप इतना ज्यादा छाप ही नहीं सकते, तो महंगाई को वो काबू रखने में मदद करे। खैर, तो ये जो मेटालिक मनी है इसके क्या फायदे?
एक तो इसका प्रोडक्शन हमेशा कम रहेगा क्योंकि मेटल का सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं होता, प्राइस स्टेबल रहेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन मुश्किल है, सिवाय के मतलब समझो कि अगर ड्रॉट यानी अकाल हो जाए और बिल्कुल खाना पैदा ही नहीं हुआ हो तो सब महंगा हो जाएगा, बट अदर देन दैट मतलब सरकारी योजनाओं में पैसा दे दे के भाव बढ़ जाए वो सब नहीं चलेगा। मेटल हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, आप उसे ज्वेलरी, वेपन, किचन के साजो सामान सब बना सकते हैं, मैंने आपको बताया। नॉन पॉरिशेबल है, खराब नहीं होगा, सालों साल तक चलेगा। डिविजेबल है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, पिघला के और सिक्के बना सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। फंजिबल है, फंजिबल का क्या मतलब वो संडे हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ने के 15 मिनट लगेंगे, जबकि संडे फिर से 15 मिनट लगानी है, तो संडे इसको पढ़ते हैं। फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो पॉसिबल, मान लीजिए जो अकबर राजा के जमाने में जो विदेशों में राजा उसकी इसके साथ ना बनती हो, फिर भी दोनों देश की ट्रेडिंग चलेगी। क्यों? क्योंकि वो राजा भी इसके गोल्ड के कॉइन तो एक्सेप्ट कर ही लेगा कि इसको मैं पिघला के अपने बना दूंगा। सो इवन फॉरेन ट्रेड इज पॉसिबल, बड़े राजाओं के बीच, साम्राज्यों के बीच लड़ाई चल रही हो। तो ये तो सब फायदे, ये फायदे मैंने आपके हैंडआउट में नहीं लिखे, क्योंकि समझो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, एक बार आज सुन लिया, अभी एग्जाम में 10 साल भी बात पूछे तो भी आप कॉमन सेंस अप्लाई करके ये तो टिक कर सकते हो। 15 अगस्त को आजादी मिली ऐसा भी मैंने हैंडआउट में नहीं लिखा, क्यों? वो तो याद रहने वाला है ना, जो चीज नहीं याद रहने वाली वही हैंडआउट में दी। खैर अभी इस पे एनसीईआरटी दो चार कंसेप्ट देता है, वो समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में, मिडिवल इंडिया में, ये जो गुप्ता साम्राज्य के कॉइन्स थे, आप देखो दे वर वेरी स्पेक्टेक्युलर, अच्छे अच्छे जाड़े जाड़े मोटे मोटे गोल्ड के कॉइन्स बनाते थे, उसके ऊपर बहुत अच्छी नक्काशी की जाती थी, राजा वीणा बजा रहा है, राजा शिकार कर रहा है, राजा रानी के साथ बैठा है, राजा सेल्फी ले रहा है, वगैरह वगैरह। तो हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि गुप्ता राजाओं के पास बहुत ज्यादा गोल्ड था, तभी ऐसे वो मौज कर रहे थे। इसका ये कारण था, उस जमाने में हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, गोल्ड सिल्वर, मतलब हम उस जमाने में एक्सपोर्ट करते थे पेपर, पेपर मतलब काली मिर्च, और ये यवनों को, ये जो भी ग्रीक और बाकी लोगों को बहुत पसंद थी, तो इसको कहा जाता है यवन प्रिया। हाँ, तो ये सब पेपर, काली मिर्च, स्पाइसिस, मसाले, आइवरी, हाथीदांत, सिल्क, चंद, रेशम, सैंडलवुड, चंदन, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। और सामने वहाँ के जो भी राजा थे, ट्रेडर थे, ग्रीस के, रोम साम्राज्य के, पर्शिया के, ईरान के, वो हमें गोल्ड सिल्वर ये सब देते थे। तो क्योंकि गोल्ड ज्यादा आता था एक्सपोर्ट करने के कारण, राजा उस पर जो भी टैक्स और जीएसटी लेता था, तो राजा के पास गोल्ड ज्यादा था, तो वो बड़े बड़े जाड़े जाड़े मोटे मोटे कॉइन्स इशू करता था। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपन, कि शुरू में ऐसे बहुत ही अफलातून जोरदार कॉइन्स बनाते थे गुप्ता राजा। धीरे धीरे आप जानते हैं कोई भी साम्राज्य वीक होता है, उसमें बंटवारे होते हैं, और इकोनॉमी भी धीरे धीरे उनकी डामाडोल होती है। पैरेलली जो विदेशों में रोमन पर्शियन एम्पायर्स थे वो भी कमजोर होने लगे, उनके राजा खत्म होने लगे, तो भारत से एक्सपोर्ट कम हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया तो बाहर से गोल्ड कम आने लगा। तो आप लेटर मिडाइवल स्टेज में आप देखो तो सब राजाओं के जो कॉइन है वो मतलब ऐसे बेकार किस्म के पतले पतले, ये ब्रॉन्ज या कोई सस्ती वाली धातु से वो बनाते थे। सो स्पेक्टाकुलरनेस या कितना अद्भुत है आपका कॉइन, उससे भी पता चलता है आपका साम्राज्य कितना अद्भुत है। खैर ये तो एनसीईआरटी में दिया इसलिए हमने समझा। तो कमोडिटी मनी हमने देखा, ये कोको बीन्स वगैरह, हमने मेटालिक मनी देखा। अब मेटल मनी में तीन चार छोटे कंसेप्ट हैं, वो समझने हैं। डिबेसमेंट क्या होता है, फुल बॉडीड कॉइन्स क्या है, टोकन कॉइन्स क्या है। अकबर राजा के टाइम पे कॉपर दाम ऐसे ही वो कॉइन इशू करते थे, एक एक ये दाम करेंसी में आप देखो 20 ग्राम कॉपर लगाया है, और क्योंकि 20 ग्राम मतलब अच्छा मोटा जाड़ा कॉइन होगा, उस पर अच्छी नक्काशी की गई होगी। अकबर के जमाने में आप जानते कोई भी, सपोज कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसका राज चल रहा है, अब उसमें दो चार नाराज लोग होंगे, उनको खुश करना है, तो पीएम या सीएम ने क्या करना पड़े, उसको भी मिनिस्टर बना दो, उसको कोई सरकारी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बिठा दो। तो उसी तरह अकबर के समय में जो भी टैलेंटेड लोग होंगे, जो अगर नाराज हो गए कहीं और नौकरी धंधा या बगावत कर दें, तो उन सबको अपने साथ रखो, उनको मिनिस्टर बना दो, या आप उनको आईएएस बना दो, ऐसा भी बोल लो। तो ऐसे उसके पास 29 मनसबदार थे, जो भी राजा मतलब छोटे राजा होंगे, कोई जागीरदार होंगे, वगैरह वगैरह। तो उसके पास कितने मिनिस्टर या आईएएस ऑफिसर थे? 29। फास्ट फॉरवर्ड आप करो, औरंगजेब का टाइम आता है। औरंगजेब के टाइम में क्योंकि छोटे छोटे सब जो राजा और सूबेदार है वो बगावत करते रहते हैं, तो उसने बहुत सारे लोगों को खुश करने के लिए उनको मिनिस्टर बनाना पड़े, या हम कहें मनसबदार बना दिया उन सबको। सो ही हैड 79 मनसबदार।
अब तकलीफ क्या होगी, अगर आपके पास इतना ज़्यादा स्टाफ बढ़ गया तो सबको सैलरी देना पड़ेगा, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो वो क्या करता है कि ये जो कॉपर के सिक्के इशू किए जाते थे जिसमें 20 ग्राम कॉपर रहता था, उसने क्या किया, अब से बस 13 ग्राम के छोटे छोटे आप दे दो सिक्के सबको सैलरी के रूप में। और वो भी देखो, मतलब शेप भी देखो, मतलब जबरदस्ती का बनाया हो, जैसे ये दिवाली वेकेशन में स्कूल के बच्चों को होमवर्क और असाइनमेंट देते हैं और वो जबरदस्ती करके लाते हैं, ऐसी ये क्वालिटी है। सो इट शोज कि उसका एम्पायर वीक हो रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉइन की क्वालिटी और शेप देख के आप बोल सकते हैं एम्पायर कितना स्ट्रांग है। अब स्वाभाविक है पब्लिक बेवकूफ नहीं है, तो पब्लिक क्या सोचेगी, ये राजा में दम नहीं है, हम इसकी करेंसी यूज नहीं करेंगे, हम इसकी करेंसी यूज नहीं करेंगे, हम तो बार्टर सिस्टम में वापस जाते हैं कि मैं आपको टोमेटो देता हूं, आप मुझे गेहूं दे दो। अब बार्टर सिस्टम वापस आएगा तो वो राजा के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उस पर वो जीएसटी या कोई भी टैक्स ले नहीं सकता ना, क्योंकि ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। बाद में तो वो जो भी उसका साम्राज्य खत्म होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वो सब आप इतिहास देख लेना। अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद भी 1857 की वो सैन्य विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी के बाद उनकी रानी का शासन आता है, फिर उनकी सिल्वर मतलब वो अपना रुपया नाम की करेंसी निकालते हैं, वगैरह वगैरह, वो आप देख लेना हिस्ट्री में। तो डिबेसमेंट का मतलब क्या है, इट मींस रिड्यूसिंग द मेटल इनसाइड अ कॉइन। ये जो इसने किया वो क्या किया, 20 ग्राम का सिक्का था 13 ग्राम का रह गया, तो इसको हम कहते हैं डिबेसमेंट। मतलब कोई सिक्के में जो धातु है उसकी मात्रा को कम करना। इसको हम डीमोनेटाइज नहीं कहेंगे। ये औरंगजेब ने ऐसा नहीं बोला कि ये जो भी मेरे दादा परदादा थे अकबर, उसके कॉइन्स को मैं आज से बोलता हूँ कि ये सब इलीगल है 500,000 के नोट की तरह, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। इसलिए वो क्या है, उसको आप डीमोनेटाइज नहीं बोल सकते, उसको डिबेसमेंट कहते हैं। खैर डिबेसमेंट है, डीमोनेटाइज बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं, थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो बातें हैं कि कॉइन्स की साइज और शेप और वगैरह वगैरह। आप समझो ये 1 रुपये का कॉइन है, इस पे लिखा है एक, तो इसका फेस वैल्यू है 1। इससे मैं क्लिनिक प्लस का 1 रुपये का सैशे खरीद सकता हूँ। हाँ, अब मेरा दिमाग को तरंग आ जाए, इफ आई बिकम क्रेजी एंड आई डिसाइड कि मैं इसको मेल्ट कर देता हूँ, पिघला देता हूँ। पिघलाऊंगा तो ये उसमें से जो भी निकल और स्टील और कुछ मेटल निकलेगा, तो ये मेटल की क्या वैल्यू होगी। हो सकता है 80 पैसा हो सकता है 30 पैसा हो। तो इसकी जो भी वैल्यू है उसको हम कहेंगे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, अंतर्भूत मूल्य। कि धातु है तो वो धातु का क्या मूल्य है। सो फेस वैल्यू मीन्स व्हाट इज प्रिंटेड ऑन द फेस, क्या है 1 रुपया। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मेटल इनसाइड इट, उसके अंदर धातु है उसका क्या बाजार में भाव चल रहा है। अमेरिका के अंदर 1965 से पहले सिल्वर डाइम नाम की कॉइन चलती थी। मतलब वो 10 सेंट का होगा, मतलब $0.10। तो इसका फेस वैल्यू क्या है, $0.10। लेकिन अगर आप इसको पिघला दो, इफ यू मेल्ट इट, तो इसके अंदर तो प्योर सिल्वर उन्होंने दबा दबा के भरा था, और वो सिल्वर को आप वजन के हिसाब से बेचते तो $2 मिल जाते। मतलब ये तो इम्बैलेंस हो गया भाई। सिक्के के ऊपर फेस वैल्यू क्या है, $0.10, लेकिन अगर आप उसको मेल्ट करो और उसका सिल्वर जो है उसको वजन के हिसाब से बेचो, देन इट इज $2.10 का सिल्वर इसके अंदर है। तो ऐसे जो भी कॉइन्स होते हैं जिसमें कीमती धातु दबा दबा कर भरी है, विच हैज लॉट ऑफ प्रेशियस मेटल, उसे हम कहते हैं फुल बॉडीड कॉइन्स। फुल बॉडीड कॉइन्स, अब ऐसा कि हाँ वो बहुत शक्तिशाली है, उसमें बहुत कीमती धातु दबा दबा के भरी है। नाउ दिस इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि फिर होगा क्या, पब्लिक इसको इस्तेमाल नहीं कर, दे विल स्टार्ट होर्डिंग, मतलब कि संग्रहखोरी। इसको, इससे दूध दही छाछ नहीं खरीदते, इसको रखते हैं संभाल के, क्योंकि अभी इसके अंदर $2 है, तो 20 साल बाद तो ये और $50 का हो जाएगा। फिर इसको मेल्ट करेंगे, अपने बेटे बेटी की शादी में इस्तेमाल करेंगे, उनका जो भी विदेश में भेजना है उसका खर्चा निकालेंगे, वगैरह वगैरह। सो पीपल विल स्टार्ट होर्डिंग इट, संग्रहखोरी करेंगे, कॉइन की हमेशा शॉर्टेज रहेगी। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो ऐसे ये होते हैं फुल बॉडीड कॉइन्स। फुल बॉडीड कॉइन्स कब बन जाता है कोई कॉइन, जब उसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू है कितनी थी, इधर $2, और वो उसकी फेस वैल्यू 0.10 से ज्यादा थी, $2, इसलिए हमेशा ये होगा कि इसका ऐसा सब न्यूसेंस चलेगा। तो यानी फुल बॉडीड कॉइन्स क्या होते हैं,
धातु दबा दबा के भरी है और उसको पिघले के बेचो तो मुनाफा हो सकता है। सो मेल्टिंग इज प्रॉफिटेबल। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन सिल्वर डाइम जो 1965 या उससे पहले चलता था, फिर उनको भी समझ आ गया कि ये तो मिसयूज हो रहा है, इसलिए अमेरिकन सरकार ने 65 के बाद चेंज कर दिया। अब वो ऐसे सब कॉइन्स निकालता है ब्रॉन्ज के, और सब मिक्स मेटल हो, थोड़ा निकल हो, थोड़ा कॉपर हो, ये वो, उसको पिघलाओ तो कोई उसका बहुत पैसा नहीं आएगा। तो इसको हम कहते हैं टोकन कॉइन्स, कि सस्ती धातु होगी, पिघला के आप बेचोगे तो नुकसान होगा। मेल्टिंग इज नॉट प्रॉफिटेबल, क्योंकि मेल्ट करने के लिए भी कोयला जलाना होगा और उसका भी तो खर्चा है, तो इट इज नॉट प्रॉफिटेबल। तो यानी ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये तो हम समझ, अच्छा इसमें प्रेशियस मेटल, इसमें प्रेशियस मेटल नहीं है। ज्यादा साइंटिफिकली बोलना हो तो हम ये कहेंगे कि जो फुल बॉडीड कॉइन है वो ऐसा है जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो भी मेटल है उसकी वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू जितनी या उससे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज $1 का गोल्ड कॉइन है, 1800 की साल में इशू किया, और उसमें $1 का गोल्ड है, क्योंकि उस जमाने में तो आप समझो गोल्ड सस्ता होगा, तो फेस वैल्यू और मेटल वैल्यू इक्वल हो गई। पर वही 100 साल बाद तो महंगा हो जाना है ना, कि $1 का है, वही गोल्ड कॉइन है, पर उसमें जो गोल्ड है उसका वैल्यू बढ़ के 5 हो गया, तो अब क्या हो गया, इट हैज बिकम ग्रेटर। तो यानी इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू फेस वैल्यू हो, ऐसे कॉइन में ये सारी तकलीफ आते हैं, और ऐसे कॉइन्स को हम फुल बॉडीड कॉइन्स कहते हैं। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्राइस विल इंक्रीज, इट इज पब्लिक होर्डिंग, यानी संग्रहखोरी करेगी, कॉइन का शॉर्टेज रहेगा। खैर, तो दैट इज द जिस्ट ऑफ इज फुल बॉडीड कॉइन्स। और सामने टोकन कॉइन आप समझते सस्ती वाली था, तो ये प्रॉब्लम इंडिया में भी हुआ था आज से कई सालों पहले। 90s के जमाने में आप याद कर दो, ₹5 के सिक्के बहुत ही जाड़े जाड़े मोटे मोटे आते थे, उसको आप पिघला के 5 ब्लेड बना सकते थे, शेविंग ब्लेड, और हर ब्लेड को ₹2 में बेचो तो आपको कितना, ₹10 मिलता था। इसलिए बहुत सारे बांग्लादेशी स्मगलर्स इंडिया से ऐसे कॉइन्स जमा करते थे और बॉर्डर पर उसका स्मगलिंग करते थे, और वहां जाके वो उसको पिघला के उसमें से शेविंग ब्लेड बनाकर बेचते थे। ₹5 के कॉइन से ₹10 की ब्लेड बनाते थे। तो फिर आप सोचो सरकार क्या करेगी, दो काम करती है। एक तो आजकल आप देखो ये सब कॉइन एकदम छोटे छोटे पतले पतले आते हैं, उसमें इतना मेटल है ही नहीं कि पिघला के कुछ आप कर सको। सो दैट इज फर्स्ट रिफॉर्म। दूसरा रिफॉर्म उन्होंने ये किया कि आजकल क्यूप्रो निकल टाइप का वो एलॉय या मिश्र धातु डालते हैं, तो उससे ना तो शेविंग ब्लेड बने ना कुछ और बने, वो मजा ही नहीं आए कुछ। तीसरा कानून बनाया है, कॉइनेज एक्ट, उसमें ऐसा लिखा है कि अगर आप कॉइन को मेल्ट करोगे, पिघलाओगे, तो आपको 7 साल की सेल और जुर्माना होगा। जेल होगी इतना काफी है, उसमें कितना साल का होगा ये सब पढ़ने की, याद रखने की जरूरत नहीं। तो ऐसे रिफॉर्म्स भारत में भी लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में हम जो भी यूज कर रहे हैं वो सब क्या टोकन कॉइन है, उसमें मेटल इतना है ही नहीं कि आप मालदार हो जाओ उसको स्टोर करके। आई गिव यू 40 सेकंड्स, पहले तो दिमाग में उतारो, जिनको नहीं उतरा तो आप लिख के तैयार करो, नहीं तो वीडियो वापस से देखना रिकॉर्डेड सेशन में। तो हमने समझा कमोडिटी मनी है, कोको बीन्स वगैरह, पर उसमें मजा नहीं आया, तो हम मेटल मनी लेकर आए। उसमें भी दो जात के थे, फुल बॉडीड कॉइन्स और टोकन कॉइन्स। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, पेपर करेंसी लाएंगे, प्लास्टिक मनी मतलब ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये सब लाएंगे, फिर डिजिटल करेंसी लाएंगे, बिटकॉइन लाएंगे, तो एवोल्यूशन होते रहता है। जब मेटल मनी था तो एक तकलीफ थी कि आप मुंबई से लेके दिल्ली आपको ले जाना है कॉइन्स, दीज आर बल्की टू कैरी, बहुत ज्यादा वजन है, और इतना बड़ा पेटी लेके आप जाओगे तो हाईवे में सारे जो ठग या रॉबर्स हैं वो आपको लूट लेंगे। सो देन व्हाट इज द सोल्यूशन। जो मुंबई से दिल्ली जा रहा था वो क्या करेगा, पहले मुंबई में किसी मर्चेंट गिल्ड, यानी व्यापारियों का समूह या श्रॉफ या ऐसे जो लोग होंगे, वो उनको ये कॉइन्स दे देगा, और सामने जो मर्चेंट है वो उसको एक चिट्ठी दे देगा कि ये तुम लेके दिल्ली जाना, और ये वाले एड्रेस पे मेरी जो मर्चेंट गिल्ड के लोग हैं उनको दिखाना, वो तुमको पैसा दे देंगे। और वो ये चिट्ठी लेके जाएगा दिल्ली, और दिल्ली वो उसको एनकैश कर ले। तो हो सकता है इधर ₹100 दिया, उधर वो उसको 98 वापस करे, ₹2 का कमीशन रखते हो वगैरह। सो लाइक दिस, धीरे धीरे मेटल की जगह ऐसी पेपर की चिट्ठियों में हम करेंसी को एक्सप्रेस करने लगे। कई बार फिर क्या होगा कि जो ट्रैवलर दिल्ली गया है
वो इसको एनकैश नहीं करेगा, वो उसको गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो ये करेगा कि वो किसी और को दे देगा कि ये लो अपने एक रूम का रेंट है और तुम ये चिट्ठी उधर एनकैश करना है। वो जो करेंसी का पेपर है उसी को लोग आपस में करेंसी के रूप में यूज करना चालू करेंगे। बस तो इससे धीरे धीरे हमारा आता है पेपर करेंसी। क्योंकि मेटालिक मनी में तकलीफ क्या है, सिक्कों की शॉर्टेज रहती है, लॉन्ग डिस्टेंस में उसको ले जाना हो तो बहुत बल्कि होता है, वजनदार होता है, इसलिए जोखिम रहता है। इसलिए अलग अलग मर्चेंट गिल्ड्स उन्होंने पेपर रसीद जारी करी कि कॉइन हमारे पास रखो और ये पेपर करेंसी को आप करेंसी मान के इस्तेमाल करो। और लोग ऐसी पेपर रिसीट को यूज भी करते थे क्योंकि लोगों को उन सब व्यापारियों पर, उन सब शॉप साहूकारों पर यकीन था, ट्रस्ट था। एंड एज अ रिजल्ट वो ट्रस्ट के चलते ऐसी पेपर करेंसी को भी वो यूज करने लगे। इसलिए इसको फिड्यूशियरी मनी भी कहते हैं। फिड्यूशियरी मतलब विश्वास होना, विश्वास के साथ किसी से काम लेना या देना। लेकिन मैंने ये हैंडआउट में नहीं दिया क्योंकि एनसीईआरटी में इतना भी आगे बात नहीं कि फिड्यूशियरी मनी क्या है, तो फालतू में और दिमाग के मेमोरी कार्ड को लोड नहीं लेना चाहिए। बताया इसलिए इधर उधर रैंडम जगह दिख जाता है मॉक टेस्ट में, पर लोड मत लिया करो। सो आई हैव डेलिबरेटली नॉट गिवन इन हैंडआउट। खैर, जो मेटल मनी है मैंने बताया उसका तो ऑल्टरनेट यूज भी है ज्वेलरी में वगैरह में। पेपर नोट है उसका कोई ऑल्टरनेट यूज नहीं है, वो तो फट गया गल गया तो क्या करो, कुछ नहीं। सो इट डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू, अंतर्भूत मूल्य नहीं है। अब जो आता है वो प्योर फैक्ट्स हैं और भगवान का नाम लेके उसको रटना है। भारत के अंदर कौन सी करेंसी कौन इश्यू करता है? कॉइनेज एक्ट ओरिजिनली बना हुआ 1906 में, सुधार किया 2011 में। उसमें ऐसा लिखा है कि जितने भी कॉइन्स हैं वो भारत सरकार जारी करेगी। अप टू 1000 रुपए का कॉइन भी सरकार की इच्छा हो तो जारी कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 रुपए का नोट, पेपर नोट, उसको भी गवर्नमेंट इश्यू कर सकती है। और क्योंकि गवर्नमेंट ने इश्यू किया तो उस पर आरबीआई गवर्नर का साइन नहीं होगा, उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है उसका साइन होगा। तो फर्स्ट फैक्ट, 1000 रुपीज तक के कॉइन्स एंड 1 रुपए का पेपर नोट कौन इश्यू करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करेगी। और इस पे जो कॉइन्स है उस पे तो कोई साइन नहीं होगा, कॉइन पे किसी का साइन नहीं होता। पेपर नोट जो 1 रुपए का है उस पे फाइनेंस सेक्रेटरी जो कि आईएएस है उसका साइन होता है, आरबीआई गवर्नर का साइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका कानून अलग है भाई, इसको कहते हैं कॉइनेज एक्ट। उसके अलावा वाले जितने पेपर करेंसी नोट है वो कौन इश्यू करेगा? वो आरबीआई इश्यू करेगा। सो अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई को पावर मिला कि बाकी जो भी है तुम दे दनादन इश्यू करो। तो आज की तारीख में 2 से लेके 2000 के नोट, हालांकि 2000 का विड्रॉ कर लिया, तो 2 से लेके 500 के नोट आरबीआई इशू करती है। इससे मोटे वाले नोट भी इशू कर सकते हैं, एक जमाने में 10,000 के भी नोट होते थे वगैरह वगैरह। ये जो भी करेंसी नोट्स होते हैं उस पे आरबीआई गवर्नर की सिग्नेचर होती है। और इन्होंने जो नोट इशू किए उसको हम कहते हैं बैंक नोट्स। बैंक नोट्स। देयर इज अनदर वे टू मेमोराइज दिस। आप जानते हैं विन डायग्राम होता है, उसके बाहर ऐसा जो है वो यूनिवर्स है। हाँ, तो विन डायग्राम के अंदर मैं लिख दूं ऑल द कॉइन्स एंड 1 रुपये का नोट, और जो 1 रुपये का नोट है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर। ये एक बॉक्स मैंने बना दिया। तो ये जो है उसको इंडियन गवर्नमेंट इश्यू करती है। और ये बॉक्स के बाहर जो भी है, 2 रुपये का नोट, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, वो सब कौन इश्यू करता है? आरबीआई गवर्नर अंडर द आरबीआई एक्ट। आई गिव यू 30 सेकंड्स, इसको याद करो। और ये अलग अलग क्यों करते हैं? बिकॉज देर आर 2 सेपरेट लॉज, वन इज कॉइनेज एक्ट एंड आरबीआई एक्ट। आरबीआई गवर्नर का नाम याद रखना है, क्या है? शक्तिकांता दास। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास। अब प्रश्न, ये जो फाइनेंस सेक्रेटरी है जो 1 रुपए के नोट पे साइन करता है वो कौन है? उसका नाम याद नहीं रखना, क्योंकि समझो ये तो सब ट्रांसफर होता है, 2 साल कोई है, 3 साल कोई है। और यूपीएससी इसलिए इसके प्रश्न नहीं पूछता कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है।
क्योंकि वो तो आज 1 करोड़ रखा हो, 2 दिन बाद उसका ट्रांसफर हो जाए, रिटायर हो जाए, तो यूपीएससी ने जो एमसीक्यू बनाए वो गलत हो जाएगा ना, डिबेटेबल हो जाएगा आंसर की। इसलिए वो स्मार्ट होते हैं प्रोफेसर, इसलिए ऐसे सब ट्रांसफरेबल जॉब वालों के बहुत वो नाम के प्रश्न पूछते नहीं, जनरल नॉलेज। ये जो मैंने आपको बताया कॉइनेज एक्ट में सारे कॉइन्स भारत सरकार इशू करती है, तो उनकी अलग अलग जगह फैक्ट्रियां होती है जिसको हम कहते हैं मिंट। मिंट, लेकिन वो कहाँ पर है वो अपनी एग्जाम में इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, उसको स्किप करो। बैंक की तैयारी कर रहे देन यू शुड प्रिपेयर। आपको आईएएस बनना है तो कट्टा भी नहीं उठाना चाहिए और झंडा भी नहीं उठाना चाहिए। झंडा उठाने का मतलब क्या है? व्हेन पीपल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स एंड दे स्टार्ट डिबेट। मैंने आपको बोला कि दो अलग अलग एंटिटी इशू करती है, 1 रुपये का नोट सरकार इशू करेगी, बाकी सारे नोट आरबीआई। हाँ तो स्वीकार करो, क्यों? दो अलग कानून है। तो कुछ लोग स्वीकार नहीं, वो झंडा उठाते, ये ऐसा क्यों है? पहली तो बात, ऐसा क्यों है वो यूपीएससी आपको पूछने वाली नहीं। पूछे तो भी जवाब सिंपल है कि कॉइनेज एक्ट में लिखा है कुछ चीज भारत सरकार इशू करेगी, आरबीआई एक्ट में लिखा है बाकी वाली चीज आरबीआई इशू करेगी। आपको इससे फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि नहीं, दोनों को मर्ज करो और सारा आरबीआई ही इशू करे। इफ यू वांट आरबीआई टू प्रिंट 1 रुपये का नोट, तो आपको दो कानून को अमेंड करना होगा, मर्ज करना होगा। तो वो मैं तो नहीं कर सकता। आप मोदी जी को ट्विटर पे टैग करो, वो जब ठीक लगे वो मर्ज करेंगे तो हम सुधार देंगे हैंडआउट। और क्या आपको लगता है सरकार की ये प्राथमिकता होगी, गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी होगी ये करे, कि दूसरा कोई जैसे और कानून है सीए, ट्रिपल तलाक, ईडब्ल्यूएस कोटा, वो सब करेगी कि ये? थिंक अबाउट इट कि सरकार की क्या प्रायोरिटी होगी, लार्जेस्ट लोगों को लार्जेस्ट बेनिफिट या लार्जेस्ट वोट कहां से आए? तो इसलिए ये हर एक में वाई में जाना ही नहीं है। यू सिंपली एक्सेप्ट कि दिस इज द वे थिंग्स आर। एमसीक्यू पास करने हमको झंडा नहीं उठाना है। इसके बाद हमें समझना है, थोड़ा समझेंगे, ब्रेक लेंगे, फिर और समझेंगे। भारत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन लड़ सकता है? तो उसकी दो शर्तें, एक शर्त नहीं दो शर्त है। एक तो तुम भारत के नागरिक होने चाहिए, तो टाइगर श्रॉफ है हाँ। और तुम्हारी उम्र मिनिमम 35 होनी चाहिए, तो इसकी नहीं होगी, इसकी 33 या 34 है। सो इज ही एलिजिबल? जवाब है इज नॉट एलिजिबल। वाई? बिकॉज देर आर 2 कंडीशंस। ये ऐसा एक गुणाकार का नियम है, इधर में लिखू 1 पर इधर हो गया 0, क्योंकि फेल हो गया, तो 1 इंटू 0 क्या होगा? 0। नॉट एलिजिबल। क्या जैकी चैन लड़ सकता है? भाई वो भारत का नागरिक नहीं, उम्र उसकी 60 ईयर्स के ऊपर है, बट स्टिल नॉट एलिजिबल। वाई? ये ऐसा 0 मल्टीप्लाई विथ 1, तो जवाब आ जाएगा 0। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक साथ होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन बन सकते हैं क्योंकि दोनों कंडीशन उसकी फुलफिल हो जाए, तो ही कैन कंटेस्ट। तो इसका मतलब होता है साइमल्टेनियसली आपको दो शर्तों का पालन करना पड़े। अब उसी तर्ज पे हमको समझना है कि ये फियाट मनी और लीगल टेंडर और ये सब क्या है, वो हमको समझना है। लेकिन उसके लिए फ्रेश माइंड चाहिए, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको चालू करते हैं। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, नीड नॉट वरी, ये भी और इसके बाद और भी स्लाइड हैं, वो हम शांति से समझेंगे। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। कल रात याद करो, हमने प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी देखा, क्या था? इट इज समथिंग दैट कैन मेजर वैल्यू। वो कोई ऐसी चीज है जो मूल्य को नाप सकती है। एक चाय के कप का वैल्यू क्या है? 15 रुपए। 2 चाय के कप का वैल्यू क्या है? 30 रुपीज। 3 चाय के कप का वैल्यू क्या है? 45 रुपीज। तो यानी जैसे हाइट को नापना था तो मैं मेजरमेंट करता फुट में, सेंटीमीटर में, उसी तरह यहां पर मुझे वैल्यू नापनी थी एक कमोडिटी की, वस्तु की, तो मैं मेजरमेंट टैब बना सकता हूं, इसमें रुपया लिख दूं, रुपया रुपया रुपया, देन आई कैन मेजर। तो ये वैल्यू नापता है, इट इज अ मेजरमेंट यूनिट। तो मनी क्या है? मनी का डेफिनेशन होगा इट इज अ फिजिकल और डिजिटल कॉइन और नोट दैट कैन मेजर वैल्यू, जो मूल्य को नाप सकता है, जो मूल्य को नाप सकता है। तो अब हमें डेफिनेशन याद रखनी है फियाट मनी की। फियाट मनी क्या है? उसमें दो शर्तें, जैसे भारत का प्रेसिडेंट बनने की दो शर्तें। पहली कि ये मनी होना चाहिए,
मतलब आप गधे को ये नहीं कह सकते कि ये जो गधा है ये फियाट मनी है, वो पहले तो मनी होना चाहिए फिर वो फियाट मनी बनेगा। तो मनी का सबसे पहला कंडीशन क्या है कि वो मनी होना चाहिए। सो इट मस्ट बी अ फिजिकल और डिजिटल कॉइन और नोट दैट कैन मेजर वैल्यू। तो उस हिसाब से 5 रुपए का कॉइन, 2000 का नोट, $200 मतलब $100, 20 युआन। मार्शल आइलैंड नाम का एक देश है, उन्होंने कहा हम अपना डिजिटल करेंसी जारी करेंगे, एसओवी। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोग वैल्यू नाप सकते हैं। तो पहला कंडीशन मैंने टिक किया। ओके। दूसरा कंडीशन है कि ये जो भी ऐसा मनी है, इसे किसी राजा ने, किसी रानी ने, किसी गवर्नमेंट ने, किसी सेंट्रल बैंक, मतलब भारत में आरबीआई, चीन में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, अमेरिका में यूएस फेडरल रिजर्व, इसने जारी किया होना चाहिए। तो ये भी करेक्ट है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन मेट, वन। सेकंड कंडीशन मेट, वन, वन टाइम्स वन मतलब वन, मतलब यस 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 हो गया सब। तो ऐसा जो भी यूनिट है उसको हम कहेंगे इट इज अ फियाट मनी। इट इज अ फियाट मनी। अच्छा, इसको फियाट मनी क्यों बोला, मारुति क्यों नहीं बोला? फियाट मतलब गाड़ी का ब्रांड नहीं है फियाट गाड़ी। फियाट का मतलब लीगली बाइंडिंग कमांड, कानूनन रूप से कि हाँ ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ जारी हुआ है। सो दैट इज फियाट मनी। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग संडे एक अलग जात की करेंसी पढ़ेंगे जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन किसी गवर्नमेंट ने इश्यू नहीं किया है, वो एक प्राइवेट प्रोग्रामर था, कोई सतोशी नाकोमोटो, उसने बनाया है। हालांकि कुछ लोग इसको अपनी करेंसी मानते हैं, इससे वैल्यू को मेजर करते हैं। अभी जो बिटकॉइन है वो ऐसा कि वो क्योंकि बहुत महंगा होता है खुद में, एक बिटकॉइन खरीदने के लिए 20-30 लाख रुपए चाहिए, पर कुछ लोग उसको यूज करेंगे। तो फिर क्या होगा कि कैन यू मेजर द वैल्यू ऑफ अ टी यूजिंग बिटकॉइन? जवाब है हाँ। कि हम ऐसा बोल सकते हैं 8 टी कप मतलब 0.00000 समथिंग बिटकॉइन, 2 टी कप मतलब इतना बिटकॉइन, 3 टी कप मतलब इतना बिटकॉइन। तो बिटकॉइन भी मनी तो है, इट इज मनी बिकॉज इट कैन मेजर वैल्यू। अब हर चीज का मूल्य बिटकॉइन के सामने लिख सकते हैं, नाप सकते हैं। सो लेट मी अपडेट माई टेबल। बिटकॉइन, फिर ऐसी और भी करेंसी है, डॉज कॉइन और इथेरम वगैरह, जो सरकार ने नहीं जारी की है, कोई सेंट्रल बैंक ने जारी नहीं की। कंडीशन वन, इट मस्ट बी इन डिजिटल या फिजिकल फॉर्म, नोट या कॉइन दैट कैन मेजर वैल्यू। जवाब है हाँ, मेजर तो करता है वैल्यू। सेकंड कंडीशन, मस्ट बी इश्यूड बाय सम किंग और क्वीन और गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। तो जवाब है ना, ये तो प्राइवेट प्रोग्रामर ने इश्यू किया। मतलब ये ऐसा है कि 1 मल्टीप्लाई विद जीरो, तो जब आएगा जीरो। सो इट इज नॉट अ फियाट मनी। इट इज नॉट अ फियाट मनी। आई गिव यू 30 सेकंड, पहले तो इसको दिमाग में उतारो और इसको रेस के घोड़े की तरह उतारो। इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिफेंस लॉयर बन के आप ये नुक्स और वो नुक्स मत निकालो, सिंपली एक्सेप्ट एंड मेमोराइज। ऐसा क्यों है? जवाब ऐसा ही है। दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, सो यू हैव टू एक्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ये दूध है और ये ग्लास है। मैं दूध को ग्लास में भरूं तो वो क्या हुआ, इट इज, ग्लास इज अल्टीमेटली अ टूल और इंस्ट्रूमेंट, एक साधन है जिससे मैं दूध पी सकता हूं। ग्लास खुद में दूध नहीं है। ग्लास डज नॉट मीन मिल्क, वो अलग चीज है, दो अलग चीज है, समझो। पैसा है, यस। अब ये पैसा मैं बैंक में रखता हूं और बैंक वाले मुझे एक चेक बुक देते हैं कि तुम इसे यूज करो। तो समझो मुझे अगर 5-10 लाख रुपए इधर से दिल्ली ले जाने हो तो सूटकेस में ले जाऊंगा, जोखिम है, वजन है, तो मैं चेक बुक ले जाता हूं। तो चेक बुक होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं। तो आप समझो वो खुद में पैसा नहीं है, दे आर टूल्स टू यूज द मनी, टू स्टोर द मनी। बराबर। तो चेकबुक खुद में पैसा नहीं है, इट इज अ टूल और इंस्ट्रूमेंट टू यूज मनी। अब हम वापस आते हैं। मनी की डेफिनेशन हमने क्या करी कि वो कोई ऐसी चीज है जिससे हम वैल्यू नापते हैं कि 1 टी कप 15 रुपए, 2 टी कप 30 रुपए, 3 टी कप 45 रुपीज। मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि 1 टी कप मतलब 1 क्रेडिट कार्ड, 2 टी कप मतलब 2 क्रेडिट कार्ड, 3 टी कप मतलब 3 क्रेडिट कार्ड, नहीं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब तो टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पैसे को यूज करते हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता 1 टी कप मतलब 1 चेकबुक, 2 टी कप मतलब 2 चेकबुक, 3 टी कप मतलब 3 चेकबुक, ऐसा तो नहीं।
तो दिस चेकबुक्स एंड एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब चीजें हैं, मोबाइल एप्स टू यूज मनी। अब ये नहीं कि एक टी कप मतलब एक पेटीएम, दो टी कप मतलब दो पेटीएम, ऐसा भी नहीं है। तो ये सारी चीजें दे आर टूल्स, दे आर नॉट मनी। तो मैं वापस आता हूं, अपना जो टेबल था, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक बुक, डिमांड ड्राफ्ट, ऐसे जितने इंस्ट्रूमेंट है, कैन दे मेजर वैल्यू? तो जब वो तो उसका काम नहीं है, तो जीरो जीरो। सेकंड कंडीशन, क्या इसे किसी राजा रानी सरकार सेंट्रल बैंक ने इशू किया? नहीं, आप तो ये तो खुद से इशू करें ना किसी को पेमेंट करने के लिए। तो ये तो हो गया जीरो मल्टीप्लाई विद जीरो, तो जवाब क्या आएगा? जीरो। दीज आर नॉट फियाट मनी। मतलब ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो खुद में फियाट मनी नहीं है, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स टू यूज फियाट मनी। अब कुछ लोग झंडा उठाएंगे कि देखो मोदी जी ये बहन कृष्णा, श्रीमती कृष्णा यादव को चेक दे रहे हैं, तो ये तो सरकार ने जारी किया ना, और तुम तो बोल रहे हो कि सरकार जारी करे वो फियाट मनी है। भाई अगेन माय आंसर इज सेम, चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट टू यूज मनी, चेक इटसेल्फ इज नॉट मनी। मिल्क का ग्लास तो मिल्क अलग है, ग्लास अलग है, ग्लास इज नॉट मिल्क। बात वही है, एक होता है रेस का घोड़ा जिसको यूपीएससी क्लियर करना है, दूसरा होता है सड़क का सांड, उसको वकील बनना है। आईएएस पूजा खेड़कर, उसकी वो जो भी अटेम्प्ट ज्यादा यूज किए, सर्टिफिकेट पे डाउट है, तो आप जानते हैं उस पर यूपीएससी ने एफआईआर किया है। पुलिस उसको पकड़ने गई तो उसने कोर्ट में सब अर्जी डाला है कि मुझे मत पकड़ो, और उसके जो मतलब अभी उसकी अरेस्ट को रोक दिया गया, क्यों? उसने एक बहुत बड़ी वकील को रखा है। एंड यू नो वो क्या करेंगे, वो छोटा छोटा नुक्स निकालेंगे कानून में, ये पॉइंट में वो पॉइंट में, देन दे विल ड्रैग इट ऑन फॉर इयर्स। तो हम वो वकील बनने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम बन रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। एंड देयरफॉर जो चीज है उसको एक्सेप्ट करो, उसमें नुक्स निकाल के मैं वकील बन जाऊं, वो मेंटालिटी से बाहर आओ, रेस का घोड़ा बनो। आगे बढ़ते हैं। सरकार को आपसे लोन चाहिए तो वो इंस्ट्रूमेंट जारी करते हैं जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। मुकेश अंबानी को आपसे लोन चाहिए, वो भी इंस्ट्रूमेंट जारी करेंगे जिसको हम बोलेंगे बॉन्ड या डिबेंचर। उसको लोन नहीं चाहिए पर अपनी कंपनी में आपको पार्टनरशिप दे के आपका पैसा मोबिलाइज करना है, तो उसे हम कहेंगे शेयर या इक्विटी। ये सभी ऐसी चीज है, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करो, आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, ये सब कहानी होती। इसको हम पिलर 1C में, मतलब आज से 2 हफ्ते बाद में, तीसरे हफ्ते में वहां तक पहुंचेंगे। तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर, इक्विटी, अगेन सेम थिंग, दीज आर नॉट मनी, ये पैसा नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता ना एक टी कप मतलब रिलायंस का एक शेयर, 2 टी कप रिलायंस के 2 शेयर, 3 टी कप रिलायंस के 3 शेयर, ऐसा तो नहीं बोल सकते, ये तो इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल आपके सरकार जारी करती है, एक्सेप्टेड, पर ये तो वैल्यू मेजर नहीं कर सकता ना, ये मनी की डेफिनेशन में नहीं आएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ऐसा जीरो मल्टीप्लाई विथ 1, तो जवाब आएगा जीरो। तो इसलिए दिस इज ऑल्सो नॉट फियाट मनी। उसी तरह कंपनियों के शेयर बॉन्ड, तो वो भी मनी नहीं है और वो सरकार ने जारी नहीं किए, तो जीरो मल्टीप्लाई विथ जीरो, जवाब है जीरो, नॉट फियाट मनी। कुछ दम नहीं है इसके अंदर, आई गिव यू 15 सेकंड, इसका दिमाग में उतारो। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट करो तो ये आधे पेज का टेबल ही है, नहीं एक्सेप्ट करो तो 2 महीने इसी में वकालत कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। सो दिस इज ऑल गिवन इन हैंड आउट, सिंपली एक्सेप्ट, मेमोराइज, आगे बढ़ो। ओके, सो वी आर लर्निंग अबाउट कमोडिटी मनी खत्म, मेटल मनी खत्म, हम लोग पेपर मनी देख रहे थे। पेपर मनी में भी हमने कंसेप्ट समझा फियाट मनी। अब एक और चीज आती है, लीगल टेंडर। फियाट मनी तो समझ लिया, अब एक नया कंसेप्ट है लीगल टेंडर। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है $100 का अमेरिकन नोट, इसमें कुछ लिखा है, दिस नोट इज अ लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। सभी सरकारी और निजी लोन को चुकाने के लिए यही वैधानिक निविदा है। सो व्हाट इज दिस लीगल टेंडर? पैसा बोल रहा है, हमने एक्सिस बैंक से लोन लिया ₹1,00,000 का, और वो कह रहा है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाओ। तो अगर हम उसको रुपया करेंसी में लौटाएंगे तो वो स्वीकार करेगा, यस, ही कैन नॉट रिफ्यूज, वो मना नहीं कर सकता।
वो ये नहीं कह सकता कि डॉलर में चाहिए, युआन में चाहिए, बिटकॉइन में चाहिए, पाकिस्तान के रुपये में चाहिए, नहीं तो फिर हम उसको पाकिस्तान में ब्रांच खुलवा देंगे। इंडिया में रहना है तो इंडिया का करेंसी लेना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड लीगल टेंडर, यानी कि इंडियन रूपी कॉइन्स, करेंसी नोट्स, दे आर लीगल टेंडर्स इन इंडिया। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए इसमें भी वही बात है, 500,000 के नोट में आप रिटर्न करोगे वो मना कर देगा। क्यों? उसमें तो जो भी नियम था ना कि 31 दिसंबर 2016 तक में लौटा देना है, उसके बाद जाओगे तो सब इलीगल है। तो 500,000 के नोट्स जो डीमोनेटाइज हो गए तो वो लीगल टेंडर नहीं हो सकते। ओके, तो अब देखिए ये जो एक नई चीज आ गई, न्यू डेफिनेशन विच इज कॉल्ड लीगल टेंडर। उसमें भी दो शर्तें हैं, साइमल्टेनियसली यू हैव टू कंप्लाई, इट मस्ट बी अ फियाट मनी। जैसे 200 का नोट तो वो फियाट मनी है, क्योंकि वो मनी है जिसको आरबीआई ने इश्यू किया है, तो इट इज फियाट मनी। तो ये तो टिक हो गया, या मैं इसको लिखूं 1। दूसरा कंडीशन कि इंडियन लैंडर कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट इन इंडिया। भारत में जो भी ऐसा बैंकर या एनबीएफसी जिससे आप लोन लिया है वो इसको स्वीकारने से मना नहीं कर सकता। हाँ तो बराबर है, ही मस्ट एक्सेप्ट 200 का नोट, तो अगेन 1। तो 1 मल्टीप्लाई विथ 1 जवाब क्या आएगा? 1, यानी कि इट इज अ लीगल टेंडर इन इंडिया। अब देखो मजा, जो 500,000 के नोट जो डीमोनेटाइज हो गए 2016 में, तो देखो वो फियाट मनी तो है, म्यूजियम में कुछ तो रखे हैं ना करेंसी नोट, तो वो फियाट मनी है, क्योंकि नंबर 1 वो मनी यूनिट था, नंबर 2 उसको आरबीआई ने इशू किया था, सो इट वाज फियाट मनी, यस। तो इसको मैं लिखूं 1। बट इंडियन लैंडर कैन रिफ्यूज नाउ, क्योंकि अब तो वो इलीगल है, तो मैं इधर लिखूं 0, ही कैन रिफ्यूज, मतलब की तो जवाब क्या है? 1 मल्टीप्लाई विद 0, जवाब आएगा 0। मतलब 500,000 के नोट दे आर नॉट लीगल टेंडर्स इन इंडिया। अब प्रश्न है तो 2000 के नोट का क्या स्टेटस है वो भी समझते हैं, रुको जरा सबर करो। पहले तो ये डेफिनेशन दिमाग में उतार, आई गिव यू 30 सेकंड्स, पहले इतना टेबल दिमाग में उतारो। फियाट मनी वन थिंग, लीगल टेंडर अनदर थिंग। आगे तो लीगल टेंडर का मतलब क्या हुआ जो अभी हमने समझा, इसके अंदर डिमोनेटाइज नोट्स जो हैं वो लीगल टेंडर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2000 के नोट भी बात करते हैं थोड़े मिनट बाद, उससे पहले कुछ और एग्जांपल समझते हैं। भारत में हमने लाख रुपए का लोन लिया है, रिटर्न करना है तो रुपया रिटर्न करना है, फिर मैं उसको डॉलर या यूरो सब देने जाऊं तो इंडियन बैंकर कैन रिफ्यूज। उसका दिल हो और वो स्वीकार कर ले तो वो एक बात है, अदरवाइज ही कैन रिफ्यूज। तो अब देखो मजा, डॉलर, युआन, यूरो करेंसी, क्या ये सब फियाट मनी है? जवाब है हाँ, फियाट मनी तो है, क्योंकि एक मनी है, दूसरा उनके देशों की सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट ने इश्यू किया, तो इट इज फियाट मनी। बट आर दे लीगल टेंडर्स इन इंडिया? तो जवाब है नहीं, क्योंकि भारत में उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो जवाब क्या है? 1 मल्टीप्लाई विद 0, जवाब है 0। तो दीज आर डॉलर, युआन, ये सब नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया। उसी प्रकार क्योंकि दीज आर टूल्स, दिस इज नॉट मनी। दूसरा कंडीशन, कैन लेंडर रिफ्यूज। देखिए नॉर्मली आजकल जो भी हमने लोन लिया तो चेक में रीपे करते हैं, ऑनलाइन सब कमांड दे के रीपे करते हैं, दैट इज करेक्ट। पर वो हाँ कहे या ना कहे कोई फर्क ही नहीं है ना भाई, क्योंकि समझो पहला जवाब आया 0, अब उसको आप मल्टीप्लाई करो 1 से करो या 0 से करो, जवाब तो 0 ही आना है। सो द आंसर इज दीज आर नॉट लीगल टेंडर्स इन इंडिया। मतलब चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सब क्या है कल हम पढ़ेंगे, सैटरडे लेक्चर में हम इसको समझेंगे। बट दीज आर बेसिकली टूल्स, दिस इज नॉट मनी। इसलिए ना तो ये फियाट मनी है, ना तो ये लीगल टेंडर है। कुछ लोग वापस वही शर्त है भाई कि लोन तो हम चेक से रीपे करते हैं ना, तो वो लीगल टेंडर क्यों नहीं है? तो मेरा भाई वही तो जवाब है, इंस्ट्रूमेंट या टूल अलग चीज है, पैसा अलग चीज है।
वही है, ये कांच का ग्लास है वो अलग चीज है, और ये मिल्क अलग चीज है, बोथ आर नॉट सेम। पैसा अलग चीज है, ये चेक बुक डिमांड ड्राफ्ट वो अलग चीज है। दे आर टूल्स टू यूज मनी। आगे, आपने लोन लिया एक्सिस बैंक से, रिटर्न करना है रुपये में, तो आपको रुपया ही देना है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि देखो मैंने भारत सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया था, उसको तुम ये कागज के टुकड़े ले लो, ट्रेजरी बिल है, ये अदानी के शेयर बॉन्ड है, उसको ले लो। नो, ही कैन रिफ्यूज कि तुम मुझे पैसा वापस करो, ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, शेयर बॉन्ड, लेंडर कैन, मतलब एक तो पहली बात है कि वो तो फियाट मनी ही नहीं है, वो तो टूल्स हैं, इसलिए जीरो हो गया। अब उसको वो स्वीकार करे नहीं करे वो तो इमटेरियल है, 1 करो कि 0 करो, जवाब तो 0 ही आना है। ऑफ कोर्स इन सम केस व्हाट विल हैपन, आप बड़ा बिजनेस लोन लेते हैं, उसके लिए आपकी कंपनी के कुछ शेयर वो गिरवे रखवाएगा, मॉर्गेज करेगा, आप लोन रिपे नहीं करेंगे, वो सब कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करेगा। पर वो सब में मत जाओ, यहां पर हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा। तो क्योंकि ये शेयर बॉन्ड और ये सब चीजें तो पैसा है ही नहीं, दे आर नॉट मनी, तो जीरो, दे आर नॉट फियाट मनी एंड लेंडर कैन रिफ्यूज, तो मतलब वो जवाब आएगा जीरो अल्टीमेटली। सो दे आर नॉट लीगल टेंडर्स इन इंडिया। लास्टली आप कैसीनो में जाते हैं तो प्लास्टिक के रंग बिरंगे कॉइन्स होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे बिटकॉइन नाम का डिजिटल कॉइन है, वो प्राइवेट प्रोग्रामर्स ने बनाया। तो इस केस में भी ऐसा है कि लैंडर कैन रिफ्यूज, तो ये जीरो आ जाएगा। तो फियाट मनी है कि नहीं उसका भी कोई नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया। कुछ दम नहीं है, आई गिव यू 20 सेकंड्स, इसको दिमाग में उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नॉर्मली हर एक प्लानिट में क्या होता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से आता है। लेकिन ये जो वीनस ग्रह है, शुक्र ग्रह, वो उल्टा चलता है, उधर सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, पश्चिम से सूरज उगता है। अब तक हमने क्या देखा कि अमेरिका में, भारत के अंदर लीगल टेंडर चीज क्या होती है कि जो उसका फियाट मनी, मतलब इंडिया में रुपया अगर फियाट मनी है तो इंडिया में रुपया ही उसका लीगल टेंडर है। जो बालक है वही बड़ा हो रहा है, जो फियाट मनी है वही लीगल टेंडर है भारत में। उसी तरह अमेरिका में होगा कि अमेरिका में फियाट मनी होगा डॉलर, अमेरिका का लीगल टेंडर होगा डॉलर। तो ये तो ऐसी बात हुई कि हाँ ये नॉर्मल चीज है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब एक देश है अल साल्वाडोर, उसका क्या कहना है, नहीं मुझे तो पूर्व दिशा से नहीं पश्चिम से सूरज उगाना है। तो अल साल्वाडोर में ऐसा है कि वहां पर बिटकॉइन इज लीगल टेंडर, कि आप बिटकॉइन से भी स्कूल का फीस भरो, जो भी वहां पर कॉफी चाय पीना है पे करो, यू कैन यूज दिस करेंसी। आपने कोई लोन लिया है बैंकों से, उसको चुकाना है तो भी आप बिटकॉइन में चुका सकते हैं। हमने पढ़ा बिटकॉइन तो फियाट मनी है ही नहीं, किसी सरकार ने, सेंट्रल बैंक ने इश्यू नहीं किया, प्राइवेट प्रोग्रामर ने किया, फिर भी इन्होंने अपना लिया कि ये बात सही है, बिटकॉइन इज नॉट फियाट मनी बट वी द पीपल ऑफ अल साल्वाडोर एक्सेप्ट इट एज अवर लीगल टेंडर। ये बिटकॉइन क्या है वो संडे लेक्चर में हम समझेंगे, प्राइवेट करेंसी है, डिजिटली इश्यू होती है। तो अब प्रश्न हो तो फिर एमसीक्यू में क्या करना है। एमसीक्यू में कोई लोड नहीं लेना है भाई, समझो फियाट मनी और लीगल टेंडर की जो डेफिनेशन हमने समझी वो सब एनसीईआरटी बेस्ड है, सो वी हैव अंडरस्टूड करेक्ट थिंग्स। अब ये जो अल साल्वाडोर एक पूरी दुनिया में कहे मुझे पश्चिम दिशा से सूरज उगाना है, तो उससे ये जनरल स्टेटमेंट तो रॉन्ग नहीं हो जाएगा ना कि सूरज पूर्व से उगता है। तो लीगल टेंडर मस्ट बी अ फियाट मनी, ऐसा कोई स्टेटमेंट आए तो क्या होगा, डिबेटेबल हो जाएगा ना कि बाकी दुनिया में तो बराबर है, जो फियाट मनी है वही लीगल टेंडर है, बट अल साल्वाडोर में थोड़ा अलग है। बट आई डोंट थिंक यूपीएससी इतना सब बाल की खाल खींचने जाएगा, और अगर पूछे तो भी एनसीईआरटी बेस्ड जो हमने समझा वही बराबर है। तो अल साल्वाडोर की सब माइक्रोस्कोपिक केस स्टडी में मत घुसो, दैट इज माय एडवाइस। तो टेबल आपके हैंडआउट में दिया है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बाल की खाल नहीं निकालो, तो ये 5 मिनट या उससे भी कम का चीज है। सो दिस इज डन। अभी एनसीईआरटी में ये देखना है नहीं देखना है, नहीं देखना है, ये इधर समझ लिया भाई, दिस इज एवरीथिंग।
तो कुछ लोगों का फंडामेंटल क्वेश्चन होता है कि ई इक्वल एम सी स्क्वायर तो ऐसा क्यों है, तो मेरा जवाब है वो ऐसा ही है, सो यू सिंपली एक्सेप्ट इट। इसके बियॉन्ड आप जाके गूगल फॉर्म में मेरे को काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं भाई। आप खुद लिखो कोई रिसर्च पेपर, उसका नोबेल प्राइज मिले, उसके 10 साल बाद एनसीईआरटी अपडेट करे अपना टेक्स्ट बुक, तो देन विल चेंज। आगे बढ़ते। देयर आर सम कमेमोरेटिव कॉइन्स, स्मृति सिक्के। अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में सरकार ने सिक्का निकाला, देखो कितने का, 100 रुपए का। आपके 100 रुपए का सिक्का कैसे हो सकता है ना? अभी तो हमने समझा ब्रेक से पहले, कॉइनेज एक्ट क्या बोलता है। कॉइनेज एक्ट में ये लिखा है कि अप टू 1000 रुपये का भी सिक्का सरकार की इच्छा हो तो इशू कर सकती है। सो दे हैव डन 100 रुपी कॉइन। आपके तो मैं ले लूंगा, पर आप समझो दीज आर कमेमोरेटिव कॉइन्स। तो नॉर्मली ये सामान्य धातु के नहीं होते, ये सिल्वर के होते हैं। तो ये कितना, 4000 रुपए का है। सो इट इज अ फुल बॉडीड कॉइन, दबा दबा कर धातु भरी है, सिल्वर है, इसमें 4000 रुपए का। वो तो लिखने के लिए ऊपर 1000 रुपए 100 रुपए लिखे, 4000 तो लिख भी नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कॉइनेज एक्ट में क्या लिखा है कि गवर्नमेंट 1000 तक का ही कॉइन इशू कर सकती है। एनीवे, सो दैट इज अ कमेमोरेटिव कॉइन। हाँ, तो अब इसको मतलब हम क्या बोले। देखिए ये फियाट मनी तो है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इशू किया, इस पे सब मनी टाइप का यूनिट लिखा है, बट इट इज नॉट लीगल टेंडर। आप इसको बैंक में जमा करोगे लोन रिपेमेंट में, तो वो मानेगा ही नहीं भाई, ये तो थोड़ा स्वीकार नहीं है ये, सिवाय कि सरकार नोटिफाई करवाए कि इसको करना है स्वीकार। पर नॉर्मली ये केस में नहीं होगा, क्योंकि स्वाभाविक आप बैंक का लोन देने जाओगे, आप कहोगे 4000 गिनो, वो कहे नहीं 100 रुपए लिखा है 100 गिनो, तो आप बेवकूफ हैं जो आप उसको देंगे, स्वाभाविक है नहीं देंगे। एनीवेज, तो बात ऐसी है, आपने लाख रुपए का लोन लिया है, आपको रिटर्न करना है, आप नॉर्मल रुपये में रिटर्न करोगे। ये जो कमेमोरेटिव कॉइन्स है वो तो आपकी हॉबी है, शौक है, आप रखते हैं, बट दीज आर नॉट लीगल टेंडर्स अनलेस नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। अनलेस नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, यानी अगर सरकार बोल दे कि इसको मानना होगा तो फिर सबने मानना होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्वामी चिन्मयानंद जी के याद में सरकार ने 10 रुपए का कॉइन इशू करवाया, तो इसको हम कहेंगे कमेमोरेटिव कॉइन, क्योंकि ये स्मृति में इशू किया है। लेकिन ये 10 रुपए का है, और 10 रुपए का ही उसमें मेटल या उससे कम ही होगा मेटल, तो और सरकार ने बुलवाया है कि इट इज लीगल टेंडर, तो हमने एक्सेप्ट करना है। दैट मीन्स अगर आप 10 रुपए का कॉइन दे के बैंक में लोन चुकाते हो तो ही विल हैव टू एक्सेप्ट। सो यस, देयर आर सम एक्सेप्शन, प्लस माइनस हो सकता है। 10 रुपए के कॉइन आप जानते हैं अलग अलग डिजाइन के अलग अलग बार आते हैं। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स, कुछ बार दुकानदार मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते, तो आरबीआई ने नोटिफाई किया कि भाई ये सब के सब कॉइन वैलिड है, इसको तुमने स्वीकार करना होगा। अब एक प्रश्न ये भी हो कि तुमने अभी तो सिखाया कि कॉइन तो गवर्नमेंट इशू कर रहा है, तो ये आरबीआई बेगाने की शादी में क्यों बोल रहा है। आप समझो आरबीआई इज द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि असल में तो जो नीचे संचालन हो रहा है चीजों का वो आरबीआई देख रहा है, इसलिए आरबीआई ने बोल दिया कि ये सब मानना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में एक दुकानदार था, वो नहीं मान रहा था, तो फिर वहां का जो डीएम यानी कि आईएएस ऑफिसर होगा, उसने सिडिशन का केस किया, राजद्रोह का, कि भारत में रहना है और भारत की करेंसी स्वीकार नहीं कर रहे तो तुम राजद्रोह कर, यू आर डूइंग सिडिशन, तो उसको फिट कर दिया फिर। एनीवे, सो दैट इज कॉइन्स। If you want to stay in India, you have to accept the legal tender of India, which is rupee currency. स्वाभाविक है कुछ लोग फिर से झंडा उठाएंगे कि देखो तुमने तो ये बोला, लेकिन हमारा जो दुकानदार है वो तो स्वीकार नहीं करता। तो मेरा ये जवाब है, भाई तुम स्वीकार करो ना एग्जाम पास करने के लिए। वो दुकानदार स्वीकार नहीं करे तो यू गो टू पुलिस, आपकी अदालत में जाओ, सत्यमेव जयते आमिर खान के प्रोग्राम में जाओ। मेरे को गूगल फॉर्म में मत पूछिए, आप मेरे को बख्श दीजिए, बिकॉज आई एम हियर टू help you crack the exam. I am not help you here to help you solve your practical life problems. रेस का घोड़ा बनो, ठीक है। फियाट मनी देखा, लीगल टेंडर देखा, अब एक और सब टॉपिक बनता है लिमिटेड लीगल टेंडर। अब ये क्या है। एक बाबू सोना गया स्टारबक की कॉफी पीने, जिसका भाव है 300 रुपए। फिर उसने क्या किया कि ये लो मैडम 50 पैसे के 600 सिक्के हैं, तो ये हो गया 300 रुपये, और मुझे एक कॉफी दे दो। अब इस केस में क्या आप ये बोल सकते हैं, देखो ये तो लीगल टेंडर है, फियाट मनी है, अभी तो हमने सब समझा,
पर एक्चुअली दिस इज अ हरेसमेंट ऑफ द शॉपकीपर। दुकानदार को आप परेशान कर रहे हैं इतना। वो बहन अगर सिक्के गिनने बैठी तो लाइन में बाकी भी तो कस्टमर है, उसका नंबर कभी आएगा? तो तब आप ये बोलेंगे ये तो लीगल टेंडर है और पुलिस में एफआईआर कर दूंगा। नो, देयर आर सम लिमिट्स। सरकार ने, आरबीआई ने क्या करवाया कि देखिए पहले 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हुआ करते थे, उसको तो बंद कर दिया है, दे आर डीमोनेटाइज, वो नहीं है अभी। म्यूजियम में हो सकते हैं पर वो वैलिड नहीं है, ट्रांजेक्शन में यूज नहीं कर सकते। 50 पैसे का सिक्का है, 1 रुपए का है, 1 रुपए का नोट है, 10 का नोट है, वगैरह वगैरह। तो अब कॉइनेज एक्ट में क्या लिखा है कि 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के नोट, बाकी जितने 20 रुपए के सिक्के वगैरह जो भी है, दे आर लीगल टेंडर, करेक्ट, बट इन लिमिटेड क्वांटिटी ओनली। मर्यादित मात्रा में आप उसको यूज कर सकते हो एक एक ट्रांजेक्शन के लिए। यू कैन नॉट हैरेस द शॉपकीपर। स्मॉल वैल्यू में यूज करना, आईफोन खरीदने में इसका थैला भर के मत जाना। सो देर आर सम प्रैक्टिकल लिमिट्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक सिंगल ट्रांजेक्शन में 50 पैसों के सिक्के से आप कितना शॉपिंग कर सकते हैं? तो 10 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। 1000 रुपए का पेमेंट नहीं कर सकते, के ऊपर का भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि लिमिटेड लीगल टेंडर है, वरना तो शॉपकीपर परेशान हो जाए। ओके, सो 50 पैसा वो एक लिमिटेड लीगल टेंडर है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। 1 रुपए का पेपर नोट, 1 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का कॉइन, 20 रुपए का कॉइन, जो भी चलते हैं, उससे आप सिंगल ट्रांजेक्शन में क्या कर सकते हैं? 1 रुपए 10 रुपए का पेमेंट कर सकते हैं। 1 रुपी कॉइन टाइम्स 10 कॉइन्स तो हो गया। 1000 रुपए तक का कर सकते हैं। हाँ, बियॉन्ड 1000 का नहीं कर सकते। जो शॉपकीपर है ही कैन रिफ्यूज। यानी कि ये जो कॉइनेज एक्ट में हमने माल छापा है, 50 पैसे का सिक्का, 1 रुपए का पेपर नोट, 1 रुपए और उसके ऊपर के कॉइन्स, दीज आर कॉल्ड लिमिटेड लीगल टेंडर्स। लिमिटेड इन द सेंस वो एक जत्था है, उसके बियॉन्ड आप उसको दोगे तो अदर पार्टी कैन रिफ्यूज। कुछ लोग इधर भी झंडा उठाएंगे कि तुम तो बोले 50 पैसा लीगल टेंडर है लेकिन मेरा शॉपकीपर एक्सेप्ट नहीं करता है। अपन आप तो एक्सेप्ट करो एमसीक्यू पास करने के लिए, बाकी तो मैंने आपका पुलिस में जाओ, आपकी अदालत, आमिर खान के पास जाओ, एक्सेप्ट दिस फॉर एमसीक्यू। अब आगे बढ़ते हैं। आरबीआई जो भी इश्यू करता है, आरबीआई क्या इश्यू करे? 2 रुपए के नोट से लेके 200 का नोट, 500 का नोट, वट एवर। तो उसमें तो आप इनफाइनाइट है, जितना सेटलमेंट करना है सिंगल ट्रांजेक्शन में आप कर सकते हैं। 10 रुपए भी पे कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, कि 200 के 5 नोट 1000 हो गया, बियॉन्ड 1000 का भी कर सकते हैं। इसलिए ये जो आरबीआई ने माल छापा है उसको हम कहते हैं दे आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स। अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स इन इंडिया। देखिए यहाँ पर आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये सब रटने मत बैठना कि 1000 में कितना दे सकते हैं, 100 में कितना दे सकते हैं। ये तो मुझे आपको समझाना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना समझना है लिमिटेड लीगल टेंडर क्या है, अनलिमिटेड। लिमिटेड क्या है कि द शॉपकीपर एंड अदर पीपल कैन रिफ्यूज। अनलिमिटेड क्या, दे दनादन उसको लेना पड़ेगा। आई गिव यू 30 सेकंड्स, पहले इसको दिमाग में उतारो। ये नंबर याद रखने नहीं है, सिर्फ फिलोसॉफी याद रखनी। हाँ, तो हमने समझा ये जो आरबीआई ने बैंक नोट इश्यू किए 2 रुपी से लेके ऊपर वाले, दे आर इनफाइनाइट, जितना दे दनादन आप यूज कर सकते हैं। तो क्या किसी भी मात्रा में भुगतान कर सकते हैं? कैन यू पे एनी अमाउंट? तो ये जो भी कॉइन के केस में लिमिटेड है, आरबीआई ने इशू किया वो सब माल में अनलिमिटेड है। हावेवर, अगर सब अनलिमिटेड करेंसी ट्रांजेक्शन हम अलाउ करेंगे तो सब ब्लैक मनी की प्रॉब्लम हो जाएगी। कि आप मान लो कि इससे खरीदते हो 10 करोड़ का बंगला, कैश में सारा पेमेंट करते हो, कि रेड हो जाएगी और आपने जितना ट्रांजेक्शन किया वो सब सरकार जब्त कर लेगी। तो यानी 2 लाख एंड हायर रुपीज यू कैन नॉट पे इन कैश। वो आपने कैसे पे करना होगा कि आप सबसे पहले जाएंगे बैंकों में और अपना पैसा जो भी 10 करोड़ है आप डिपॉजिट करो, और फिर वहां से इस बिल्डर को आप चेक दे दो, डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दो, नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई, ये सब आप करके उसको दोगे, तो इलीगल नहीं होगा।
अब कुछ लोग कहेंगे पर जब आप बैंक में 10 करोड़ डिपॉजिट करोगे तो वो इलीगल नहीं है। नो, वहां पर आप कर सकते। बैंक इज एन एक्सेप्शन। ऑफकोर्स आप टैक्स नहीं भरते तो इनकम टैक्स उस पर नजर रखता है कि इसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है वगैरह, बट यू कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट ऑफ मनी इन बैंक। बैंक से फिर आगे जाओगे तो फिर ये सब रूल रेगुलेशन लगेंगे। तो प्रश्न होता है कि जो देखो तुमने कहा कि ये जो 1 रुपए का पेपर नोट है और ये जितने कॉइन्स है दे आर लिमिटेड लीगल टेंडर्स एक्सेप्टेड। तुमने बोला ये जो आरबीआई ने 2 से लेके 500 के नोट इश्यू किए, तुमने बोला अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, एक्सेप्टेड। बट अभी तुम बोल रहे हो कि यहाँ तो कुछ लिमिट्स है कि 2 लाख या उससे ज्यादा वाला कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, इलीगल है। बैंकों से पैसा ट्रांसफर करना होगा चेक दे के, ऑनलाइन करके, एक्सेप्टेड। तो फिर एमसीक्यू में टिक क्या करना है? देखिए एमसीक्यू में पूछा जाए तो हमने एनसीईआरटी तक की डेफिनेशन के हिसाब से टिक करना है। तो एमसीक्यू में पूछा जाए कि ये जो आरबीआई ने इश्यू किया है वो सब नोट्स अनलिमिटेड लीगल टेंडर है तो जवाब है यस। फॉर एमसीक्यू जस्ट एक्सेप्ट कि इट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। आई गिव यू 15 सेकंड्स, इसको दिमाग में उतारो। कुछ दम नहीं है टॉपिक में, अनलेस यू वांट टू कॉम्प्लिकेट इट। अब कुछ लोग वापस झंडा उठाएंगे कि देखो मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूँ, इधर सेमिस्टर की फी है वट एवर 40,000 रुपी है, लेकिन हमारे तो जो रजिस्ट्रार हैं वो कैश में नहीं लेते, वो तो कहते हैं तुम इसका डिमांड ड्राफ्ट या नेफ्ट या चेक लेके आओ वगैरह वगैरह। तो फिर करेंसी नोट आरबीआई ने इशू किया, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर कैसे हुआ जब मैं तो 40,000 नहीं दे पा रहा, वो तो चेक मांगता है। भाई आप स्वीकार करो एमसीक्यू के लिए, और वो कॉलेज वालों से प्रॉब्लम है तो पुलिस में जाओ, आपकी अदालत में जाओ वगैरह वगैरह, ट्विटर पे टैग करो। सी फॉर प्रैक्टिकल पर्पस कॉलेज कैन मेक सम रूल्स कि अगर कैश में, मान लो कॉलेज में 10,000 बच्चे हैं, सब लोग कैश में देंगे तो अकाउंटेंट को गिनने में दिक्कत होगी, धांधली हो सकती है, इसलिए उन्होंने बोला होगा चेक में दो या जो भी। बट दैट डज नॉट चेंज द थियरी जो कि एनसीईआरटी में दी है। कई बार न्यूज में और ट्विटर पे ऐसा आता है कि डाइवोर्स के बाद हस्बैंड ने वाइफ को मेंटेनेंस यानी वो जीवन निर्वाह के लिए पैसा देना है, मान लीजिए 5,000, और फिर वो हस्बैंड 1.5 बनने के लिए उसको सब कॉइन में दे। तो हमने अभी तो देखा कि कॉइन तो लिमिटेड लीगल टेंडर है, करेक्ट। ऐसा एक हस्बैंड अहमदाबाद में 1.5 बन रहा था, तो फिर वाइफ ने कंप्लेन किया मैजिस्ट्रेट को, तो मैजिस्ट्रेट ने इंटरप्रिटेशन दिया भाई कॉइनेज एक्ट के हिसाब से ये इलीगल है, तुमको 5,000 देने हैं तो तुम कॉइन में नहीं दे सकते, तुमको जो बैंक है आरबीआई वाले नोट देने पड़ेंगे। और फिर उसको और जुर्माना किया जो भी 10,000। तो हमको खैर वो सब पंचायत में नहीं पढ़ना, वी हैव टू सिंपली प्रिपेयर व्हाट इज गिवन इन हैंड आउट टू पास द एग्जाम। आईएएस बनने माया, हम इधर एलएलबी वकालत का पढ़ने नहीं है। तो 500 जात के ये क्या है वो क्या, प्रैक्टिकल ज्ञान इसमें मत घुसेड़ो फॉर योर ओन फास्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। तो हम देख रहे थे फियाट मनी एंड लीगल टेंडर। अब इसके अंदर बात आती है कि 2000 के नोट का क्या, वो समझने से पहले कुछ और भी कंसेप्ट समझने हैं, तो उसको ब्रेक के बाद ही समझते हैं व्हाट इज 2000 का नोट। लेकिन उससे पहले एक दो कंसेप्ट समझते हैं फिर एक ब्रेक लेते हैं। देखिए कुछ जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत याद रखना है। तो न्यूमिस्मेटिक्स मतलब जो आपको कॉइन कलेक्शन की हॉबी है, सिक्के का हॉबी, एंड ट्रेड, ट्रेड मतलब यहाँ पर वो जो हड़प्पा में ऐसा व्यापार होता था, ये लोग ऐसा जो भी उसका कॉइन था इसमें जो भी लापिस लेजुली था वट एवर, वो सब हिस्ट्री समझाने के लिए म्यूजियम है, वो किधर है, कोलकाता में। सेकंड, अलग अलग करेंसी नोट में आप जानते हैं कलर अलग होता है, उसके पीछे कहीं पर रानी की वाव होगा, कहीं पर इसरो का फोटो होगा, कहीं पर लाल किले का फोटो होगा। वो सब जनरल नॉलेज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज समझो जो, जस्ट मिनट, ये बारिश चालू हो गई, मुझे बंद करना पड़ेगा। गिव मी आंसर। बारिश चालू हो गई तो एनीवेज, तो मैं आपको बता रहा था ये कौन से करेंसी नोट के अंदर कौन से कलर का है, बैकग्राउंड में किसका फोटो है, वो सब हम नहीं पढ़ेंगे। उसका सिंपल कारण है
जो यूपीएससी एग्जाम है वो कैट और नीट जैसा उसका एग्जाम हॉल नहीं होता कि आपका एकदम स्ट्रिक्ट चेकिंग करे और आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, वॉलेट वगैरह। यू कैन टेक दिस थिंग्स। तो इससे होगा कि आप यूपीएससी अगर आपको ऐसा पूछे कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, तो जो अपने वॉलेट में लेके गया वो तो चेक करके बता देगा ना। मतलब इसलिए यूपीएससी के प्रोफेसर इंटेलिजेंट होते हैं कि ऐसा सब जनरल नॉलेज नहीं पूछते कि मान लो कि 500 रुपए के नोट के पीछे किसका फोटो है, बिकॉज दे नो कोई कोई देख के टिक कर देगा। तो इसलिए हम टाइम उसमें वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग कहें नहीं नहीं इंटरव्यू में तो ऐसा सब पूछते होंगे ना कि बैठने का स्टाइल कैजुअल फैजुअल, भाई ऐसा कुछ वहां पर नहीं चलता। रील में आप जो देखते हैं दैट इज नॉट यूपीएससी इंटरव्यू। तो वो सब की भी लोड मत लो कि तुम्हारी दीवार के पीछे कितने पौधे हैं तुम बताओ और ये वो सब फिल्मी बातें। असल इंटरव्यू ऐसा नहीं होता। सो विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन सच जनरल नॉलेज। हालांकि प्रॉब्लम कम्स फॉर द विजुअली चैलेंज पीपल। उनको कैसे पता चले कौन सा नोट है? जो व्यक्ति दृष्टिहीन है, देख नहीं सकता, उनकी मदद के लिए ये जो नोट्स हैं उस पर अलग अलग डिजाइन होते हैं। कि जैसे 100 रुपए के नोट पे ये ब्लीड लाइन्स हैं, मतलब ऐसा इफ यू टच इट तो आप उसको महसूस कर सकते हैं। हम महसूस नहीं कर सकते क्योंकि हमारी वो जो सेंसिस यानी इंद्रिय हैं वो एक ब्लाइंड पर्सन जितनी शार्प नहीं होती, बट दे कैन फील इट। सो देर आर 4 ब्लीड लाइन्स हियर। फिर ये जो गांधी जी की तस्वीर है ये असल में उभरी हुई होती है, रेज्ड। तो उसको महसूस करके ये असली नोट है क्योंकि इसमें ऐसा उभरा हुआ है। नकली नोट में आप समझते फ्लैट होगा वगैरह वगैरह। अब एक दो चीजें और समझनी जो एग्जाम के लिए काम की नहीं। जो करेंसी नोट है उसमें फ्रंट साइड को फ्रंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ऑबवर्स। वो एसएससी और स्टेट सर्विस में अगर इंग्लिश ग्रामर पूछे तो याद रखना है, इट इज नॉट फ्रंट, इट इज ऑबवर्स। सेकंड, अब समझो इसने ये जो 4 लाइन बनाए हैं तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा जो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, बट उसकी जो भी रीजनिंग होगी कि इधर ट्राइंगल है, स्क्वायर है, इतने ज्यादा भी शेप नहीं होगी कि बेचारा कंफ्यूज हो जाए। तो ये सब असल में क्या है? सी सेट। वाई यू वांट सी सेट या वाई आरबीआई ऑफिसर एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग क्यों होता है? क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए जो दिमाग लगा सके कि भाई इसमें अगर 4 लाइन है तो फिर 2000 के नोट में कितने लाइन होंगे? वो 4 नहीं होंगे, वो कुछ और होंगे। तो वो क्या रीजनिंग या स्टेप से चलता है, वो हम पढ़ने नहीं बैठे। माई पॉइंट इज वाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैव दिस पेपर फॉर सी सेट और रीजनिंग, क्योंकि वो भी एक स्किल होती है जो जीवन में जरूरी है। एनीवेज, आपको मैं कहूँ सैमसंग गैलेक्सी फोन ले लो, आप नहीं ले सकते क्योंकि 56 जात के आते हैं। मैं मजाक नहीं करा, असल में 56 जात के आते हैं। सेम प्रॉब्लम इज विथ करेंसी नोट्स। एक तो पुराने वाले नोट थे जिसको हम कहते हैं ओल्ड गांधी सीरीज नोट। मतलब क्या 2016 में जो नोटबंदी हुआ उससे पहले के जो नोट्स थे वो सब, उनको हम अब से बोलते हैं ओल्ड सीरीज नोट्स। उसमें गांधी जी का फोटो आप देखो वो राइट हैंड साइड पे है, और ये 2016 की जो नोटबंदी और उसके बाद जो नए जात के नोट्स छापे गए उसमें क्या है, सब गांधी जी लेफ्ट हैंड साइड पे, और उसका कलर ज्यादा वाइब्रेंट है, अलग जात का है। सो वी कॉल देम न्यू गांधी सीरीज नोट्स। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। एक ब्लाइंड पर्सन इतने सारे शेप्स और सब याद करना उसको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आरबीआई ने एक ऐप बनवाया जिसका नाम है मनी ऐप। मनी ऐप ऐसा है, आप उसको मोबाइल से ऐसा फोटो क्लिक करो और वो आपको पढ़ के सुनाएगा दिस इज 100 रुपी नोट। सपोज कोई ब्लाइंड भी है और सुन भी नहीं सकता तो क्या करेंगे, तो उसको वाइब्रेशन से वो अलर्ट दे देगा कि 100 का नोट तो ये जो भी एक बार वाइब्रेशन वगैरह। सो दैट इज मनी ऐप। हालांकि इससे आप काउंटर फेट यानी कि नकली नोट नहीं फाइंड कर सकते। आईएसआई ने फर्जी नोट छापा हो तो भी वो तो कलर शेप ही देखेगा ना, वो फील तो नहीं कर सकता। सो दैट इज मनी ऐप। इसके बाद मुद्दा आता है आई प्रॉमिस टू पे बियरर ऑन डिमांड सम ऑफ समथिंग। वो चीज पूरी क्या है और उसी में हम ये 2000 का नोट है कि नहीं है वो सब समझना है। विल डू दिस विथ अ फ्रेश माइंड, लेट अस टेक अ ब्रेक। अब जैसे ये 20 पाउंड का नोट है, इसमें कुछ ऐसा लिखा है आई प्रॉमिस टू पे बियरर ऑन डिमांड सम ऑफ 20 पाउंड्स। मैं धारक को 20 पाउंड अदा करने का वचन देता या देती हूं। तो ये बोलना क्या चाहता है? एक जमाने में ऐसा था, अमेरिका ने डिसाइड किया कि हम $1 का नोट तभी छापेंगे अगर हमारे तिजोरी में 14 ग्राम ऑफ गोल्ड होगा। और जो ब्रिटेन था उन्होंने कसम खाई कि हम 1 पाउंड का नोट तभी छापेंगे जब हमारी तिजोरी में 73 ग्राम ऑफ गोल्ड होगा। अब उनकी गवर्नमेंट छापती थी, सेंट्रल बैंक छापती थी, वो हम वो थीसिस में नहीं जाएंगे।
सफिशिएंट टू नो कि वो गोल्ड के प्रपोर्शन में करेंसी नोट छापते थे, इसलिए हम इसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, कि तिजोरी में कितना सोना है उसके प्रपोर्शन में दे विल इशू नोट्स। यानी कि जो हर एक करेंसी नोट है उसके पीछे एक प्रॉमिस है। क्या प्रॉमिस है? कि इफ यू वॉक विथ $1 नोट इनटू यूएस गवर्नमेंट ट्रेजरी या उनका फेडरल रिजर्व, तो उनका प्रॉमिस क्या है कि भाई हम आपको कितना 14 ग्राम ऑफ गोल्ड का सिक्का देंगे। तो दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड। आपका ये तो बढ़िया है, मतलब ये तो एकदम स्टेबल और बेहतरीन सिस्टम लगती है, बट देयर आर प्रॉब्लम्स। एक तो गोल्ड का सप्लाई लिमिटेड है, खासकर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, अमेरिका में आर्थिक मंदी यानी रिसेशन आ गया, तो उनको ज्यादा कॉइन्स और नोट्स छापने थे, तो दे फेल्ट सफोकेटेड कि ये तो हम इतना तो कैसे छाप सकते हैं, ये तो रूल बना दिया 14 ग्राम गोल्ड चाहिए, नहीं जमता है। सो लेटर ऑन ये सब देशों ने ये जो सिस्टम थी उसको विड्रॉ कर दिया, अभी तो दे दनादन नोट छापते। हाँ, तो अब हम समझते। सपोज देयर इज अ 2000 रुपी नोट, उसके अंदर भी ऐसा लिखा होगा कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड सम ऑफ 2000 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेजों के जमाने में, कॉलोनियल एरा में, इसका मतलब ये था कि 2000 रुपए का नोट लेके इफ यू वॉक इनटू द आरबीआई ऑफिस कि सर ये नोट ले लो, तो उसके रिटर्न में वो आपको ऐसा फुल बॉडीड, दबाकर जिसमें धातु भरी है, ऐसा सिल्वर या गोल्ड का कॉइन देता जिसके अंदर सिल्वर या गोल्ड की वैल्यू होती 2000 रुपए की, ऐसा महंगा वाला कॉइन वो आपको देता। या फिर कि वो सीधा आपको बिस्किट दे देता, उसका कॉइन दे देता कि ये लो 2000 का गोल्ड का कॉइन है ये। सो दैट वाज द प्रॉमिस इन द पास्ट। मॉडर्न जमाने में मैंने आपको बताया सिस्टम डिसकंटिन्यू हो गया है। तो अब ऐसे सब प्रॉमिस का मतलब क्या है? सिंपल है कि दे आर प्रॉमिसिंग टू कन्वर्ट इट, कि छुट्टे पैसे करके दे दूंगा, बदल के दे दूंगा। तुम्हारा फटा हुआ नोट होगा 500 का तो नया वाला दे दूंगा, तुम 2000 का नोट लेके आए तो 500 के 4 दे दूंगा, 10 के 200 नोट दे दूंगा। द मॉडर्न टाइम्स ये जो चीज है प्रॉमिस टू पे बियरर ऑन डिमांड सम ऑफ दिस मच, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? कि उसी फेस वैल्यू के दूसरे आपको कॉइन करेंसी नोट के छुट्टे पैसे आपको वो दे देगा। आपका नोट फट गया है तो उसको एक्सचेंज करके नया वाला नोट दे देगा। सो दिस इज अ प्रॉमिस मेड बाय आरबीआई गवर्नर। अब कुछ लोग इसमें भी कहें देखो ये जो तुम नोट दिखा रहे हो इसमें उर्जित पटेल नाम के पुराने गवर्नर का साइन है, तो अब नए के पास जाओगे तो मना कर देगा। भाई ऐसा थोड़ी होता है, वो तो आरबीआई गवर्नर इज अ पोस्ट, उस पर कौन बैठा है बदल गया उससे प्रॉमिस चेंज नहीं होता है। एनीवेज, आप जानते हैं जीवन में इफ यू मेक प्रॉमिस टू समवन, आप किसी को उंगली देते हैं फिर वो आपका गला पकड़ लेता है। 2000 का नोट छापा, क्या प्रॉमिस किया गवर्नर ने कि हाँ ठीक है आना तो हम 500 के 4 कर देंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत में महंगाई बढ़ जाएगी कि जो ऑनियन 100 रुपए का मिलता हो 110 का हो गया हो, एंड मेनी थिंग्स। तब कुछ लोग क्या जिद करेंगे कि देखो तुमने प्रॉमिस किया था कि एक्सचेंज कर दोगे, तो 10% ज्यादा अब दो क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, 2200 रुपए हमको दो क्योंकि 10% इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो तभी आरबीआई गवर्नर उसको क्या बोलेगा, भाई उंगली दिया था गला मत पकड़ो, मैंने ऐसा प्रॉमिस थोड़ी किया कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके दूंगा। सो करेंसी नोट का ये जो प्रॉमिस टू एक्सचेंज है इट इज नॉट एडजस्टेड विथ इन्फ्लेशन, वो तो आपका नसीब, महंगाई बढ़ गया तो कम खाओ अभी। दूसरा, सपोज आपने ये करेंसी नोट एक्सिस बैंक में डिपॉजिट किया होता और एक्सिस बैंक वाला आपको उस पर 6% सेविंग्स या फिक्स डिपॉजिट का ब्याज देता। सो आफ्टर 1 ईयर व्हाट विल हैपन, एक्सिस बैंक आपको 2000 रुपीज के सामने हो सकता है 2120 रुपए देगा। तो वो तो एक्सिस देगा ना क्योंकि आपने उधर डिपॉजिट किया। अगर आप आरबीआई के ऑफिस में जाओ और ये कहो देखो 2000 का नोट एक्सचेंज करने का तुमने प्रॉमिस किया और बाजार में फिक्स डिपॉजिट का रेट चला है 6%, सो यू एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। सो अगेन आरबीआई गवर्नर का क्या जवाब है, भाई उंगली दिया है तो गला मत पकड़ो, एक्सिस ने तो आप एक्सिस के पास जाओ। सो अगेन आरबीआई गवर्नर इज नॉट प्रॉमिसिंग यू कि इस पे आप कितना ब्याज कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में आपको 12% प्रॉफिट होता था, आरबीआई गवर्नर आपको 12% देने का कसम नहीं है। तो एमसीक्यू में याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है
कि ये जो भी प्रॉमिस है, आई प्रॉमिस टू पे बियरर ऑन डिमांड सम ऑफ जो भी 2500 वॉट एवर, दैट मीन्स इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके, महंगाई से संतुलित करके वो नहीं देगा। इंटरेस्ट रेट, शेयर मार्केट का रिटर्न, ये सब के हिसाब से कुछ नहीं देगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रॉमिस कर रहा है कि भाई ओके 2000 नोट है तो 500 के 4, मतलब टोकन कॉइन्स, दबा दबा कर धातु भरी ऐसे गोल्ड सिल्वर के कॉइन भी नहीं, टोकन कॉइन्स कि 20 रुपए के आपको इतने कॉइन्स दे दूंगा वगैरह, दे विल डू। और आपको कितना परचेजिंग पावर मिलेगा, सपोज 2000 के ये नोट से आप 5 स्टार होटल में खा सकते हैं, तो बस उतना आपको मिलेगा। अभी कल उठ के वो कम आपको रोटी दे तो आरबीआई इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। हाँ, तो ये याद रखना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्रॉमिस्ड इन दिस एक्सचेंज। आई गिव यू 40 सेकंड्स, पहले इस चीज को दिमाग में उतार, ये फीचर्स दिमाग में उतारो, बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। ऑलराइट, तो अभी बैंक नोट मतलब जो आरबीआई ने जारी किए हैं 2 से लेके 500 तक के, पहले 1000 के और 2000 के भी जारी जो किए थे, उसके फाइनेंशियल फीचर्स जो हमें याद रखने। पहला, दीज आर जीरो इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, इस पे कोई ब्याज आरबीआई आपको नहीं देगा। ऑफकोर्स आप एक्सिस बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया वो अलग बात है, आरबीआई की प्रॉमिस के हिसाब से जीरो इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट। सेकंड, इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड का मतलब कि आप कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये वाली तारीख को इतना पैसा वापस करूंगा, सो इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड, या इसको प्रॉमिसरी नोट भी बोल सकते हैं। हो गया तो क्या सजा होगी, ऐसा सब लिखा है उसमें। ऐसा लिखा है कि करेंसी नोट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, वो ऐसा लिखता है। मतलब यहां पर क्या हुआ, डिबेट हो गई। तो जवाब क्या है मुझे नहीं पता, आपको एमसीक्यू पूछे इट इज अ डिबेटेबल थिंग, आपको एग्जाम में टिक करना है तो ये कर देना ओके इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। एग्जाम खत्म होने के विद इन 7 डेज आप यूपीएससी में कंप्लेन कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन डिबेटेबल है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग जवाब है, और यूपीएससी ठीक लगे तो उसको कैंसिल कर देगी। हालांकि मुझे नहीं लगता यूपीएससी इतनी भी पंचायत में जाएगी, दे विल यूजुअली केयरफुली साइड स्टेप दिस, इसको वो अवॉइड करेंगे। खैर, पर जानने के लिए हमने जान लिया कि ये इसका एक फीचर है। करेंसी नोट का तीसरा फाइनेंशियल फीचर है, इट इज एन एनोनिमस बियरर बॉन्ड। मतलब सपोज बच्चन के पास नोट था, उसको मार के शोले फिल्म में अमजद खान आरबीआई के पास जाए कि मेरा नोट एक्सचेंज कर दो, तो आरबीआई कर देगा। क्यों? करेंसी नोट पे बच्चन का नाम नहीं लिखा कि मेरा नोट है, तो एनोनिमस है, गुमनाम है, बियरर है, मतलब जो धारक है वो ले जाएगा, उसको एक्सचेंज करके देंगे। सो इट इज एनोनिमस बियरर बॉन्ड। आप समझो एलआईसी की पॉलिसी जैसा नहीं। एलआईसी पॉलिसी में क्या लिखा होगा कि अगर बच्चन मर जाए तो बेटे अभिषेक और वाइफ जया बच्चन को पैसा मिले, ऐसा नॉमिनी में नाम लिखा होगा। तो उस केस में शोले फिल्म में गब्बर सिंह बच्चन को मार दे तो गब्बर सिंह एलआईसी में नहीं जा सकता कि अब मुझे पैसा दो, देखो ये तो मर गया, तो नो। तो इंश्योरेंस पॉलिसी, फिक्स डिपॉजिट के सर्टिफिकेट्स, वो सब ऐसे एनोनिमस बियरर चीज नहीं होती, वो जिसके नाम पे है उसके नॉमिनी को मिलेगा, उसके वारिसदार को मिलेगा। बट करेंसी नोट खुद में ऐसा नहीं है। करेंसी नोट तो ऐसा है एनीवन कैन गो एंड एक्सचेंज इट विथ आरबीआई। ऑफकोर्स रियल लाइफ में प्रिकॉशन होते हैं, आपका पान कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर सब मांगेगा, पर थियरी के हिसाब से इट इज एनोनिमस। So it is not tied with a holder's name, unlike a life insurance policy. प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं उसका डिबेट जो है कानून और किताबों के हिसाब से अलग है, मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं डिमोनेटाइजेशन, और ये 2000 का नोट डिमोनेटाइज है कि क्या है, इसका क्या स्टेटस है वो समझते हैं।
2016 में डिसीजन लिया गया कि 500 और 1000 के नोट डीमोनेटाइज हो गए हैं। आपके पास हैं, सपोज बच्चन के पास है कि जो लीगल तरीके से उन्होंने कमाए हैं, तो उनके पास 500 1000 के नोट हैं, वो जाके डिपॉजिट करे एसबीआई, एक्सिस, जो बैंक में करना है। पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट कर सकते थे। मान लीजिए 15 करोड़ के नोट थे, फिर एसबीआई वाला रिजर्व बैंक को भेजेगा, रिजर्व बैंक उसके सामने उस जमाने में जो भी 2000 का नया नोट निकाला होगा, बाकी नोट एक्सचेंज करके देगा, और वो पैसा वापस बच्चन को मिल जाएगा। कितना? 15 करोड़। तो उसका पैसा डूबा नहीं है, सिर्फ चेंज हुआ है। सो डीमोनेटाइज का मतलब क्या है? विड्रॉइंग द नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन। उसमें एक स्टेप और भी आगे वो तो गए, कानून में ऐसा लिखवा दिया कि 2016 के दिसंबर के बाद अगर पकड़े गए 500 1000 के नोट के साथ तो सजा होगी, वगैरह वगैरह। नाउ अंडरस्टैंड, सपोज एक बिजनेसमैन है जिसके पास भी 15 करोड़ है, पर वो उसने लीगल तरीके से नहीं कमाए, या फिर कि लीगल तरीके से कमाए, कोचिंग क्लास चला के, होटल चला के, पर उस पर जो भी सर्विस टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स नहीं भरता था, तो वो भी जाएगा तो 15 करोड़ देगा, तो बैंक में आरबीआई एक्सचेंज करके देगा, क्योंकि आरबीआई ने तो प्रॉमिस किया था, आई विल प्रॉमिस टू एक्सचेंज, और उसको वापस भी मिल जाएगा। लेकिन ये पूरी प्रोसेस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है। उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए, उससे वो डेटा एनालिटिक्स करते हैं, तो बाद में उसके घर पे रेड करेंगे कि तुम्हारे पास इतना पैसा क्यों आया और तुमने टैक्स क्यों नहीं भरा। सो देन व्हाट विल हैपन, जिसके पास इलीगल पैसा है, ब्लैक मनी है, काला धन है, मुझे लफड़े में नहीं पड़ना, ये सारा पैसा मैं नदी में फेंक देता हूं, आग लगा देता हूं। सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड डीमोनेटाइजेशन। अब ये जो डीमोनेटाइजेशन है, उसमें सरकार ने ये किया, कानून में कुछ चेंज करा दिए। देखिए, आरबीआई गवर्नर ने जो भी प्रॉमिस लिखा होगा 500 और 1000 के नोट पे कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर दिस मच, अब कोई 2025 में भी 500 1000 का नोट लेके जाएगा तो वो कहे एक्सचेंज करो, तो फिर कैसे कर सकते? इसलिए ऐसा लिखा है कि 31 दिसंबर 2016 के बाद आरबीआई गवर्नर इज नॉट लीगली बाउंड टू ऑनर दिस प्रॉमिस। उसके बाद आप इसको चेंज नहीं करा सकते 500 एंड 1000 के नोट्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया, ये ठीक था नहीं था, वो हम ब्लैक मनी के लेक्चर, मतलब पिलर 2 बजट ब्लैक मनी वगैरह में देखेंगे। अब आप समझो, 2016 में 500 1000 के नोट को जो डीमोनेटाइज किया, तो सरकार ने बोला देयर आर 4 स्पेसिफिक रीजंस फॉर इट। पहला, ब्लैक मनी को डिस्ट्रॉय करना था। दूसरा, करप्शन को कम करना था। तीसरा, टेरर फाइनेंस, ये सब दाऊद और ये सब का चल रहा है, फेक करेंसी से वो फैला रहे हैं सब जाल, इसको बंद करना है। सो देयरफॉर वी हैव डीमोनेटाइज्ड 500 एंड 1000 के नोट्स। ये एक बात हुई। उसके बाद 2023 मई से सितंबर में आरबीआई ने बोला देखो अब से 2000 के नोट को भी हम विड्रॉ कर रहे हैं, और उसके प्रेस रिलीज में उन्होंने कारण बताए। पहला कि देखो 2016-17 में जो डिमोनेटाइजेशन से 500 1000 के बैन किए थे, तो उसके सामने एक्सचेंज भी करने थे। अब 100 200 रुपए के नोट से एक्सचेंज करते तो हमें बहुत नोट छापने पड़ते, इसलिए नहीं छापने पड़े, इसलिए टेम्पररी हमने 2000 का नोट छापा, ताकि जल्दी जल्दी सबका डिमोनेटाइज वाला पैसा एक्सचेंज करके उनको नए नोट दे सके। तो ये परमानेंट हमारा इरादा था ही नहीं कि परमानेंटली आजीवन 2000 का नोट चलाना है। दूसरा, 2000 का नोट फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है, क्योंकि सामान्य रूप से आप 200-500 का खर्चा होता है, उससे ऊपर वाले में तो सब ऑनलाइन ये पेमेंट और ये सब आप कर सकते हैं। तीसरा, आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी है, मतलब 2-5 साल 7 साल बाद द ओल्ड नोट्स गेट सॉइल्ड। सॉइल मतलब खराब हो जाए, गल जाए, फट जाए, तो हम वैसे भी 5-5 साल पे तो एक्सचेंज करते ही हैं। तो हम आप सबको बोलते हैं आप अपने 2000 के नोट हमको वापस दो, हम बदल के नए आपको दूसरे करेंसी नोट देंगे, और अब से हम 2000 के नए नोट नहीं छाप रहे। दैट वाज गिवन। यानी अब प्रश्न होता है 500 1000 का नोट फियाट मनी है, हाँ, क्योंकि फीचर 1 वो मनी है, फीचर 2 सेंट्रल बैंक ने इशू किया, तो फियाट मनी तो है। 2000 का नोट भी फियाट मनी है। विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन, चलन में से हटा दिया, हाँ, 500 1000 के नोट को हटा दिया, 2000 के नोट को भी हटा दिया। अब रिपोर्टर्स ने आरबीआई गवर्नर को प्रश्न पूछा
कि देखो आपने ऐसा बोला था सितंबर 2023 तक बदलवा देना, तो क्या उसके बाद आप इस नोट का कानूनी दर्जा मतलब लीगल टेंडर भी हटा दोगे? विल यू रिमूव द लीगल स्टेटस ऑफ 2000 नोट आफ्टर सितंबर 2023? तो गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर रहा, मतलब वापस ले रहा हूं पर इलीगल होगा, आपके हाथ में पकड़ा गया तो जेल में फिट कर देंगे, ऐसा नहीं। तो उसको विड्रॉ कर दिया है। और ऐसा भी नहीं कि लीगल स्टेटस हटा दिया, मतलब ये भी हो सकता है अगर आप लोन रीपेमेंट में चुकाना चाहो तो यू आर फ्री टू डू सो। तो यानी कि क्या ये लीगल टेंडर है कि नहीं? 500,000 के नोट वो तो डीमोनेटाइज हो गए, वो तो लीगल टेंडर नहीं है, वो तो कानून में ही सब लिख दिया कि 31 दिसंबर 2016 के बाद दिखना मत। 2000 का नोट में ऐसा है, यस इट इज लीगल टेंडर इवन आफ्टर 30 सितंबर। इट इज नॉट डीमोनेटाइज्ड इन दैट सेंस। लोन चुकाने में आप कर सकते, सामने वाला मना नहीं कर सकता बैंक में, क्योंकि आरबीआई ने अभी तक ऐसा डायरेक्टिव स्पेसिफिक नहीं बोला है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ये क्या ही मजाक चल रहा है, विड्रॉ कर दिया लेकिन फिर भी लीगल टेंडर है, ये क्या मजाक चल रहा है? अब बात ऐसी, आरबीआई गवर्नर ने कभी इसका खुलासा देने की जहमत नहीं उठाई। अभी भी प्रेस स्टेटमेंट तो आते हैं, देखो 99% रिटर्न हो गया, 99.7% रिटर्न हो गया, वो कभी ये नहीं बोला कि अब इलीगल होगा, कोई पकड़ा गया या इसको बैंक वाले रिफ्यूज कर सकते। वो खुलासा नहीं कर रहा है। ही इज एक्टिंग जस्ट लाइक, आपको याद हो महाभारत में ऐसा है कि मेरे ख्याल से जो द्रोण या कोई है कौरव की साइड में, उसका बेटा या कुछ है अश्वत्थामा, तो मर गया कि नहीं वो पूछने जाता है, और युधिष्ठिर कहे नरोवा कुंजरोवा कि अश्वत्थामा मरा ये तो मेरे को पता है, पर वो आदमी मरा कि हाथी मरा मेरे को नहीं पता है। सेम थिंग हैपनिंग हियर, वो मुंह में दही दबा के रखा है, वो बोल नहीं रहा है। तो मैं तो क्या पीएचडी या जेम्स बॉन्ड गिरी करूँ इसमें? मैं मैक्सिमम उसकी वेबसाइट जाके चेक कर सकता हूँ, उसकी वेबसाइट पे क्या लिखा है। उसकी वेबसाइट पे आरबीआई ने ये लिखा है, लेट मी जूम इन, कि देखो 2000 का डिमोनेटाइजेशन, डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब क्या आंक लिखा है, 1000 2000, दैट इज डिनोमिनेशन विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर एज अपडेटेड ऑन 30 सितंबर 2023। ये आज अपनी हुई 16 तारीख, आज भी मैं उसकी वेबसाइट एक बार जस्ट टू बी श्योर वापस चेक करके आया, वो यही है। सो दैट इज द सिचुएशन। तो यानी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से फियाट मनी है, 500,000 के नोट हाँ है, लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर तो नहीं है क्योंकि लेंडर उसको बैंक वाला रिफ्यूज कर सकता है। 2000 के नोट में क्या है, फियाट मनी तो है। लीगल टेंडर में क्या है, वापस ले लिया अपन, फिर भी लीगल टेंडर तो है उनकी वेबसाइट के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। ऐसा क्यों है, तो उनकी वेबसाइट में लिखा है विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर इवन आफ्टर सितंबर 2023। अब कुछ लोग झंडा उठाते हैं, कट्टा उठाते हैं, मेरा गला पकड़ने आ जाते हैं, खासकर गूगल फॉर्म में, तो इनका मेरे को एक ही जवाब है, भाई मैं क्या करूं, यही मैक्सिमम पॉसिबल है, इसका स्वीकार करो। व्हाट इफ दे आस्क इन यूपीएससी एमसीक्यू? मुझे लगता है यूपीएससी प्रोफेसर चालाक हैं, तो वो ऐसे डिबेटेबल बातों में जाएंगे ही नहीं, और जाए तो फिर हमने आरबीआई वेबसाइट के हिसाब से टिक करना है क्या, फियाट मनी भी है और लीगल टेंडर भी है। आई गिव यू 15 सेकंड, इस चीज को पहले तो स्वीकार करो, एक्सेप्ट दिस। ऑलराइट, आरबीआई गवर्नर 1 रुपए का नोट साइन नहीं करता, क्यों? क्योंकि कॉइनेज एक्ट के हिसाब से फाइनेंस सेक्रेटरी करता है, तो कानून है तो ऐसा है। इधर भी आरबीआई गवर्नर ने जो बोला है उस हिसाब से चले। सो डोंट बी ए सड़क का सांड कि इसी में दिमाग फिक्सेट हो जाए कि ये ऐसा क्यों है वो वैसा क्यों है, जो है उतना दिया है, वो लेटेस्ट स्टेटस के हिसाब से याद रखो और आगे बढ़ो। कुछ ऐसे टॉपिक है जो मुझे अब काम के नहीं लगते, तो मैंने डिलीट कर दिया हैंडआउट से। ईरान के अंदर महंगाई बहुत बढ़ गई, तो उनकी जो पुरानी करेंसी होगी दीनार रियाल कुछ, उसकी जगह उन्होंने एक नई करेंसी निकाली, टोमान करेंसी। अब उसकी जो पूरी थीसिस थी क्यों ऐसा किया, और उसके साथ एक कंसेप्ट जुड़ा था रीडिनोमिनेशन, वो सब मैंने डिलीट कर दिया। वो पुरानी चीजें अपनी एग्जाम में अब इतनी उसकी रेलेवेंस नहीं। आप में से कुछ लोग हो सकता है पुराने हैंडआउट के प्रिंट आउट या ऐसा कुछ लेके बैठे, उसमें वो दिखे तो उसको इग्नोर करो, रेड पेन से उसको हटा दो, वो आई डोंट फाइंड इट इम्पोर्टेंट।
जिम्बाब्वे ने एक नया गोल्ड कॉइन इश्यू किया क्योंकि वहां पर महंगाई बहुत बढ़ गई, तो कागज के नोट का कोई इज्जत नहीं करता है। हालांकि वो जो मुद्दा है वो हम करेंसी एक्सचेंज में समझेंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड एंड अदर थिंग्स। एक थॉमस ग्रेशम का कुछ कानून है, मतलब सिद्धांत है, गुड लॉ, गुड मनी ड्राइव्स बैड मनी, वो भी करेंसी एक्सचेंज में समझेंगे। वो श्रीलंका वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हुए थे। हार्ड करेंसी क्या, सॉफ्ट करेंसी क्या, ये भी ऐसी चीजें वो करेंसी एक्सचेंज में समझे। मतलब पिलर 3 हम पढ़ेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, करेंसी एक्सचेंज, एफडीआई वगैरह, तब देखेंगे। अभी हम लोग पिलर 1 में। पिलर 3 पहुंचने में समझो 1.5 महीने बाद आएंगे उधर। एनीवेज, नाउ द लास्ट सेगमेंट, जहां पर हमें कमोडिटी मनी खत्म, मेटल मनी, पेपर मनी देखा। अब हम जाते हैं कि बैंक मनी, और उसमें चेक और नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सब कुछ समझना है। थोड़ा समझेंगे, फिर बाकी चीजें कल सैटरडे को देखेंगे, और लास्ट में बिटकॉइन वगैरह संडे को देखेंगे। देखिए, आपके पास लीगल टेंडर है, जो भी 500 के नोट, 200 के नोट आप बैंक अकाउंट में सेव करोगे, डिपॉजिट करोगे, तो पैसा अब उधर है। बैंक उसके जगह पर आपको कुछ टूल्स दे देगा, ये चेकबुक रखो, ये एटीएम कार्ड रखो, मौज करो। तो ये सब को हम क्या कहेंगे, दीज आर बैंक मनी। तो बैंक मनी का मतलब क्या है, जैसे पेपर ऑर्डर, फॉर एग्जांपल चेकबुक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई वगैरह, जिसकी मदद से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कार्ड्स, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब। तो ये सब से आप बैंक मनी को यूज करते हैं। अगेन दीज आर नॉट मनी इन देम सेल्फ, दीज आर टूल्स। तो इसको फियाट मनी के साथ खिचड़ी मत करना। ये तो बोलने की बात है कि ये सब अब बैंक मनी बन गया, और बैंक मनी को आप इन टूल्स की मदद से यूज करोगे, और फिर आप पेमेंट करोगे। पेमेंट दो जात के हो सकते हैं, एक तो स्पॉट या इंस्टेंट पेमेंट, जैसे यूपीआई वगैरह, आपने क्लिक किया और सामने वाले को तुरंत पैसा चला गया। या हो सकता है डिफर्ड पेमेंट, जैसे कि आपने कमांड दे दिया कि हर महीने मेरे बैंक अकाउंट से अपना टेलीफोन बिल का पैसा कट कर लेना, या ईएमआई का पैसा मेरे सैलरी अकाउंट से कट कर देना। तो स्पॉट पेमेंट इंस्टेंट भी हो सकते हैं, डिफर्ड मतलब इंस्टॉलमेंट में भी हो सकते हैं। अब ऐसा जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है चेक। चेकबुक, वो पहले अंग्रेज आए, बैंकिंग सिस्टम चालू हुआ तो लोग यूज करने लगे, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं था। तो भरोसा स्थापित करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया। उसमें बात क्या है कि कोई आपको चेक देता है और फिर वो बाउंस हो जाता है क्योंकि उसके बैलेंस नहीं था बैंक अकाउंट में, या उसने सिग्नेचर या डेट गलत डाला था, देन यू कैन गो टू कोर्ट्स फॉर जस्टिस। तो चेक का इस्तेमाल बढ़े, डिसऑनर मतलब बाउंस हो जाना, फॉर्जरी होना, धोखाधड़ी, वो कम हो जाए, इसके वास्ते नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना 1881 में, जब वाइसरॉय रिपन भारत के अंदर उसकी हुकूमत थी। चेक के अंदर 3 पार्टी होती है। मोदी जी श्रीमती कृष्णा यादव को 51,000 दे रहे हैं, तो देर आर 3 पीपल। आप कहते हैं भाई 2 ही नहीं 3 है। जो सेंडर है उसको हम कहते हैं ड्रॉवर, मतलब दैट इज प्राइम मिनिस्टर। जो रेसिपिएंट है उसको हम कहते हैं पेई, और बीच में जो बैंक है जहां पर मोदी जी ने ये पैसा रखा है वो होगा ड्रॉवी, यानी कि बैंक। सो देर आर 3 पार्टीज इन अ बैंक, इन अ चेकबुक, ड्रॉवर, पेई एंड ड्रॉई, या सेंडर, रिसीवर एंड बैंकर, देर आर 3 पार्टीज। अब यूजुअली ऐसा बीकॉम टाइप का अपने लिए काम का नहीं था, पर पिछले 2 साल से आप देखो तो वो ऐसा भी थोड़ा थोड़ा पूछ रहे हैं कुछ कुछ जगह पे। सो जस्ट टू बी सेफ वी आर प्रिपेयरिंग अ फ्यू थिंग्स। जो चेक है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, डिपेंडिंग कि उस पर क्या एक्सपायरी डेट या क्या तारीख लिखा है। सपोज रोमन सैनी ने मुझे 1 जनवरी 2024 को चेक दिया, तो विद इन 3 मंथ मैंने उसको बैंक में डाल के पैसा ले लेना चाहिए। चौथे महीने पे जाऊं तो बैंक वाला रिजेक्ट कर देगा कि तो स्टेल हो गया, ये तो बासी हो गया। तो चेक फ्रेश भी हो सकता है या स्टेल भी हो सकता है, डिपेंडिंग की कट ऑफ डेट होती है यूजुअली 3 मंथ्स। कुछ बार पोस्ट डेटेड चेक होता है कि सपोज रोमन सैनी मुझे 1 जनवरी को चेक दे, पर उसमें जो डेट हो वो लिख दे कि 1 मार्च या 31 मार्च, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। इसका मतलब क्या कि मैं उसको 1 जनवरी को डालूं तो बैंक वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे उसे 31 मार्च या उसके बाद अप्रैल में डिपॉजिट करना चाहिए। तो पोस्ट डेटेड का मतलब क्या, डिपॉजिट आफ्टर दिस पर्टिकुलर डेट। अभी वो डेट आई नहीं, वो दूर आने वाली। प्रश्न है ऐसा पोस्ट डेटेड चेक क्यों लिखता होगा? हो सकता है रोमन सैनी के बैंक अकाउंट में अभी पैसा ना हो, उसको लगता हो मार्च महीने में आएगा तब तुम डालना, वरना अभी डालोगे तो बाउंस हो जाएगा। तो ऐसे
अलग अलग कारणों के चलते पोस्ट डेटेड चेक भी लिखे जाते हैं। देन देयर इज एंटी डेटेड चेक, जो अपनी एग्जाम में काम का नहीं, वो ऐसा है कंपनी सेटअप करने के लिए, उसके कैपिटल के लिए कुछ होते हैं, पर वी विल नॉट वेस्ट टाइम, इतना बीकॉम भी अपने लिए काम का नहीं। सो मैक्सिमम वी हैव टू प्रिपेयर टू थिंग, स्टील चेक क्या होता है और पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है। चेक के और भी टाइप्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्रॉसिंग। वो ऐसा है, सपोज रोमन साई ने मुझे एक चेक लिखे कि पे मृणाल, सरनेम भी ना लिखे, बस पे मृणाल और लिख दे जो भी 5 लाख दे देना। नाउ देयर इज अ रिस्क, ये चेक मेरे पास है, मैं जाऊंगा तो बैंकर मुझे दे देगा कि मैं मृणाल हूं और वो मुझे कैश में दे देगा। देयर इज अ फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर, मेरे जेब से गिर जाए, उनके पास जाए और वो जाके तो उनको भी मिल जाएगा। तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि ये चेक का तो मिसयूज हो सकता है, देयर इज अ रिस्क। सो हाउ कैन वी रिड्यूस दिस रिस्क? तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जो चेक होता है उसको आपने क्रॉस करना चाहिए ऐसे, और फिर उधर आप कुछ लिख दो कि पेज अकाउंट ओनली। जब आप ऐसा क्रॉस करके इधर लिख दोगे, इसका मतलब क्या, मैं जाऊं तो मेरे अकाउंट मुझे पूछे तुम्हारा अकाउंट नंबर क्या है, उस बैंक अकाउंट में जमा होगा। मेरे बदले मृणाल नाम का कोई और व्यक्ति जाए तो उसको भी वो देगा, पर कि तुम्हारा अकाउंट नंबर क्या है, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। फिर उसके अकाउंट में जाए, फिर वो दूसरी स्लिप भरे, फिर पैसा विड्रॉ करे, लंबी प्रक्रिया होगी। इससे रिस्क कम होता है, क्योंकि समझो बैंक अकाउंट आसानी से नहीं खोल सकते, उसकी प्रोसेस हो, आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़े, लाइट बिल फोन बिल देना पड़े। कुछ तो ऐसे बैंक है कि उसमें आपको गारंटेटर लाना पड़े कि हमारी बैंक का कोई दूसरा कस्टमर है, वो तुम्हारा साइन करे तभी तुम्हारा अकाउंट खोलेंगे। तो समझो किसी ने चोरी भी किया है और डाला है तो भी उसको पुलिस को ट्रेस करना आसान हो जाए। एनीवेज, तो मतलब चेक एक तो हो सकते हैं जिसपे कोई क्रॉसिंग नहीं किया है, उसको ओपन चेक या बियरर चेक बोल सकते हैं, उसमें मिसयूज का कोई भी जाके दे सकते हैं, पैसा उठा सकते हैं। टू प्रिवेंट द रिस्क आप क्या करेंगे, इधर क्रॉस कर देंगे ऐसा सिग्ने और इधर लिख देंगे पेज अकाउंट ओनली, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस्ड चेक, जो थोड़ा सेफ रहता है क्योंकि उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है वगैरह। उसके अलावा और भी होते हैं पेज अकाउंट, नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल। मुझे चेक मिला, वो मैं तीसरे को दे दूं कि तुम गिरवे रख रहा हूं और ये एक और स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं, तुम्हारे खाते में दे दे, बट वो सब बीकॉम टाइप का अपने लिए काम करें। नाउ पार्ट्स ऑफ अ चेक बेसिक याद रखना है। रोमन साई ने लिखा मुनार को पैसा दो, और वो उसकी सपोज एसबीआई में ब्रांच है, गांधीनगर में ब्रांच में, तो टेक्निकली इट मींस व्हाट कि मैं एक्सिस बैंक में हूं और मैं अपना उसको दूं तो उसने गांधीनगर ब्रांच से पैसा उठा के मुझे देना चाहिए। बट कौन सा गांधीनगर, गुजरात में भी गांधीनगर है, दिल्ली में भी गांधीनगर है। सो हाउ विल वी नो अ पिन नंबर। तो बैंक ब्रांच का जो पिन नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, IFSC कोड। फुल फॉर्म याद नहीं रखना, बस इतना कि उससे पता चलता है वो कौन सी बैंक ब्रांच की बात है, गांधीनगर जो गुजरात में कि गांधीनगर जो दिल्ली में। सो दैट इज IFSC कोड। सेकंड, चेक के अंदर नीचे सब नंबर लिखे होते हैं और उसमें होता है माइकर, माइकर कोड होता है, उससे वो मतलब जेन्युइन चेक है फर्जी किसी ने बनाया, वो सब उनका सिस्टम चेक करने में मदद करती है। इसके अलावा चीज होती है डिमांड ड्राफ्ट। देखिए डिमांड ड्राफ्ट यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ प्रीपेड गिफ्ट कार्ड। चेक में एक तकलीफ है, रोमन साइनी मुझे इसमें लिख दे 5 लाख, पर उसका बैलेंस ही नहीं होता, आप जानते हैं अल्टीमेटली देयर इज अ रिस्क कि ये तो बाउंस हो जाएगा। सो आई एम ऑलवेज एट अ रिस्क कि मैं एक्सेप्ट तो कर लूं पर बाउंस होने का डर है। तो अगर मुझे ऐसी इच्छा होने, मुझे ऐसी चीज दो जो बाउंस नहीं हो जाए, सो देन इट इज डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट में ऐसा होता है कि सपोज यूजुअली कॉलेज वाले इंसिस्ट करते हैं क्योंकि उनको चेक बाउंस हो जाए तो लंबी प्रक्रिया में नहीं जाना होता है कोर्ट में। वो स्टूडेंट को ये कहे कि देखो हमारे कॉलेज के नाम पे 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाओ। दैट मीन्स सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेगा, एट फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट ये बैंकर को 50,000 देगा, उस पर इसकी जो भी फी होगी 50 रुपए, और बैंकर उसके नाम पे एक ऐसा डिमांड ड्राफ्ट बना देगा जिसपे लिखा होगा ABC कॉलेज को दो। सो बैंक विल इश्यू डिमांड ड्राफ्ट टू द स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट वो डिमांड ड्राफ्ट लेके जाएगा, वो अपने अकाउंटेंट रजिस्ट्रार को कॉलेज में देगा। फिर कॉलेज का मालिक उसको बैंक में जमा करेगा और बैंक वाला उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा। तो इधर बाउंस होने का चांस नहीं है क्योंकि स्टूडेंट ने समझो पहले ही पैसा जमा किया तभी डिमांड ड्राफ्ट बना है, चेक होता तो बाउंस हो जाता। सो दैट इज डिमांड ड्राफ्ट। तीसरी एक चीज है ओवरड्राफ्ट।
ओवरड्राफ्ट इज वन टाइप ऑफ टेम्पररी लोन। वैसा है, सब स्टूडेंट के खाते में 1,000 रुपए है सेविंग अकाउंट में, तो उससे वो डेबिट कार्ड, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, चेक, ये सबसे पैसा स्पेंड कर सकता है। वो क्या है, कल हम यही सारे इंस्ट्रूमेंट समझेंगे। लेकिन अब उसकी इच्छा हो जाए मुझे 2,500 विड्रॉ करने, व्हेन द बैलेंस इज ओनली 1,000 रुपीज, ही वांट्स टू विड्रॉ 2,500, तो मतलब ये तो 1,500 तो एक्सेस विड्रॉ कर रहा है, तो ये एक जात का लोन हो जाएगा। तो ऐसे टेम्पररी लोन को हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट सबको नहीं मिलता, वो बैंक अकाउंट में आपका कितना बैलेंस है, कौन से टाइप का बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, वो सब चीजें वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी इतना उसमें लोड मत लो। जस्ट टू प्रिवेंट कंफ्यूजन कि डिमांड ड्राफ्ट अलग चीज है, ओवरड्राफ्ट अलग चीज है। ओवरड्राफ्ट इज वन टाइप ऑफ टेम्पररी लोन। अब तो फिर तो मर्ज क्यों नहीं कर देते, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन, डीज लोन, डेट लोन, वो सब में अभी मत जाओ, नीड नॉट मिक्स अप थिंग्स, बेसिक वर्ड याद रखने उतना हम करेंगे। तो हमने देखा चेक के टाइप्स। इसके बाद एक मुद्दा आता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, वो आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके लिए फ्रेश माइंड चाहिए, और फ्रेश माइंड के साथ कल पढ़ेंगे। वो आपके चार्ट दिया है, ये लंबी चीज है, वो समझाने में 5-10 मिनट और जाए, टाइम का चिंता नहीं है, मैं 10 मिनट और पढ़ा सकता हूँ। बट जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए नए इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो एक कैपेसिटी होती है, एक थ्रेशोल्ड होता है कि भाई आज का सैचुरेशन आ गया। और मैंने आपको बताया ये अपना PCB12 है, मतलब 12वीं बार में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है पेसिंग कितनी रहनी चाहिए। तो आप चिंता मत करो, कोर्स और सिलेबस खत्म हो ही जाएगा, उसमें कुछ ओवररन होना नहीं है। तो इसके बाद और भी चीजें समझनी, चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है, वगैरह वगैरह। उसके बाद ये सब यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सब समझना है। सब कुछ हम समझेंगे कल, अपने पास टाइम ही टाइम है। सो सैटरडे ऑल्सो लेक्चर, संडे ऑल्सो लेक्चर, विल स्टडी। आज तक जो पढ़ा, मतलब ये कमोडिटी मनी, मेटल मनी, फियाट मनी, लिमिटेड लीगल टेंडर, ये 1-2 पेज का ही चीज है, बट जस्ट टू कंसेप्चुअल क्लैरिटी लोगों में आ जाए। हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं। सम पीपल आर सच दैट वो सिर्फ एक पेज पढ़ के ही समझ आ जाए, उसको वीडियो भी नहीं देखना पड़े, बट जो वीके स्टूडेंट है उसको तो समझ आना पड़े मुझे, तो फी उस बात की है ना। टॉपर कोई टॉपर बनाओ, इंटेलिजेंट को टॉपर बनाओ, इसमें टीचर का क्या अकम्पलिशमेंट है। बांसुरी जो है उसके अंदर आप जानते हैं वो हॉलो होता है, तो उसको तो कोई भी बजा सकता है। आपके पास एक लठ हो, उसमें से बांसुरी बजा के बताओ, देन इट इज अकम्पलिशमेंट। एनीवेज, तो आई विल एंड द क्लास, कल रात मिलते हैं। ये जो अब तक हमने पढ़ा उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए, उसको भी हम कल सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप एक बार पढ़ के तो आओ, तब आप अप्रिशिएट कर सको कि भाई उसमें क्या ट्रिक था वगैरह। सो सी यू टुमारो। जितना पढ़ा है वो सब रट के आना कल।